तो उमर अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। उमर से लास्ट टाइम मैंने यही बात करी थी सेम, और एक्सेप्शनल मार्क्स आए उनके 209 नंबर। एक सेकेंड, उमर इज सेइंग सर जनरेट द गूगल मीट लिंक एंड सेंड मी, जस्ट अ सेकेंड। आप पे से पहले किसी ने इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का? सबका फर्स्ट टाइम यूपीएससी इंटरव्यू होगा? यस सर। हाँ। एक हमारे साथ हरियाणा हरियाणा सिविल सर्विसेज में ये थे, काडिया एनजे। हेलो। सर। हम्म। आई गेस हमारी भी ज्वाइन कर लेगा। हाँ, सो आई गेस दिस इज, यस रिकॉर्डिंग पे है। सर व्हाट आई वाज सेइंग इज कि ये पर्टिकुलर स्टेज ऐसी है जहाँ पे आपको एज अ पर्सन जानना चाहते हैं, बट हमारी अप्रोच अभी तक ऐसी है, जैसे कि मेरी भी थी स्टार्टिंग में। मेरे को कुछ भी जो वो लोग पूछते थे तो मैं बोलता था कि जयशंकर सर ने ये कहा है, या किस पर्टिकुलर फिलोसफर ने वो कहा है, आदि शंकराचार्य ने ये कहा है। वो ये नहीं जानना चाहते किसी ने क्या कहा है, अनलेस एक्सप्लिसिटली आस्क्ड। आपको अपने कान बड़े, मतलब यू हैव टू बी फोकस्ड कि वो लोग पूछ क्या रहे हैं, एग्जैक्टली वही आंसर देना है। कभी भी ये नहीं कोशिश करने की भाई मैं अपना ज्यादा से ज्यादा ज्ञान दिखा दूं उन लोगों को, थोड़ा सा और कोई स्टेटमेंट ऐसे बोल जाऊं, कुछ कोटेशंस ऐसे बोल जाऊं जो इनको इम्प्रेस कर दे। इम्प्रेस करने की बिल्कुल भी हमारे अंदर चेष्टा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप नो मैटर व्हाट यू से यू विल नॉट बी एबल टू इम्प्रेस देम, बिकॉज वो तो उनके पास तो एक्सपीरियंस, उनके पास नॉलेज, उनके पास जो जो उन्होंने चीजें सुनी है वो तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा होंगी। फर्दर जब आप इम्प्रेस करने लगते हो सामने वाले को, तो वो एक, वो सेंस कर लेते हैं वो आपका माइक्रो बिहेवियर की यू आर ट्राइंग टू बिकम व्हाट यू आर नॉट। सो हमारे आंसर्स कैसे एग्जैक्टली वही हो जो उन्होंने पूछा है। हम किसी बोर्ड मेंबर को एक्सप्रेस करने की, मतलब इम्प्रेस करने की कोशिश ना करें, और हम सिर्फ ये सोचें कि भाई हमको उस क्लासरूम में, उस रूम के अंदर जस्ट ब्लैंक माइंड से बैठना है, कॉन्फिडेंटली बैठना है और ह्यूमिलिटी के साथ बैठना है, और उनको बहुत केयरफुली सुनना है कि वो लोग तुमसे पूछ क्या रहे हैं। आप कम भी बोल दोगे ना, तब भी आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। आई हैव मेनी मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। 2021 के अंदर विशाल धाकड़, आप विशाल धाकड़ का इंटरव्यू देखना, मॉक इंटरव्यू, रैंक 39 थी उनकी। किसी स्टूडेंट को ऐसा हो सकता है कि मैं फंबल करता हूँ, मेरी इंग्लिश थोड़ी थोड़ी सी वीक है ना, तो हमको कॉन्फिडेंस आता है, मतलब थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट हम हो जाते हैं कि मेरी इंग्लिश वीक है थोड़ी, या फिर मैं फंबल करता हूँ, पता नहीं नंबर आएंगे नहीं आएंगे। आप विशाल धाकड़ का इंटरव्यू देखो, उसने बहुत फंबल किया ड्यूरिंग द इंटरव्यू स्टेज, बट ही ट्राइड टू बी जेन्युइन। वो क्वेश्चन को बहुत स्पेसिफिकली सुन रहा, जो पूछ रहे उतना ही जवाब दे रहा था, तो उसको बहुत अच्छे मार्क्स मिले। तो क्योंकि आप अब ऐसी स्टेज पर जा रहे हो व्हेन यू विल बी मीटिंग अ लॉट ऑफ इंटरव्यू बोर्ड्स, तो आप इस ट्रैप में मत फंस जाना कि आप नॉलेज वाले गेम में चले गए, आप विजडम वाले गेम में चले गए कि नहीं आई हैव टू शो माई सेल्फ एज अ वेरी वाइज ब्यूरोक्रेट। वाइज ब्यूरोक्रेट नहीं चाहिए, दे डोंट वांट वाइज ब्यूरोक्रेट्स। उनको तो वो लोग चाहिए जो सुनते हो, जिन जो जो चीजों को सुनते हो और उसको अकॉर्डिंगली दे वर्क। उनको ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो, या फिर नॉलेज का बोरोड विजडम हो। ठीक है, तो इस पे बहुत स्पेशली आप लोग काम करना। और अब ये हमारा जो ग्रुप है पर्टिकुलरली, हम इसमें काम करेंगे कुछ ग्रुप इंटरव्यूज में और वन टू वन के अंदर, जैसे कि हम पहले भी हमने किया है लास्ट टाइम, और उससे पहले भी, कि किसी एक जने का मॉक इंटरव्यू लेंगे, बाकी लोग पैनलिस्ट बनते हैं, वो सब उसका डेफ देखेंगे, उसके डेफ में से क्वेश्चंस पूछेंगे, और कुछ प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन पूछने की कोशिश करेंगे सबके सब। ठीक है, और लास्ट में सब ओवरव्यू देंगे। इसके थ्रू हम कई राउंड्स ऑफ इंटरव्यू आप लोगों के ले लेंगे, और कॉन्वर्जेशन के थ्रू एक इंटरव्यू होगा जैसे यूपीएससी के अंदर होता है। यूपीएससी के अंदर जनरली क्या होता है, आप जाते हो,
रूम के अंदर, वहीं से आपका इवैल्यूएशन शुरू हो जाता है। उनके पास सबके डायरी होती है, इतना इतना ज्यादा नोटिंग करते हैं एक एक चीज की, एक एक माइक्रो एक्सप्रेशन की, एक एक वर्ड की आपकी वो नोटिंग करते रहते हैं वो लोग। तो सिमिलरली एवरी वन विल सिट एज अ पैनल मेंबर, हम सब नोट करेंगे। हम सब अदर साइड पे ही बैठ के एक बार जज करने की कोशिश करेंगे कि भाई जब सामने वाला बोलता है या फिर सामने वाला कुछ ओवर बोलने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है हमको। तो इन इन एंड आउट हमको थोड़ी एक व्यू मिल जाएगा। और ये एक्सरसाइज हम कई राउंड्स में करेंगे, तो ताकि ये चीज हमारे दिमाग के अंदर बैठ जाए कि इंटरव्यू के अंदर कैसे जेन्युइन और रियल बने सकते हैं। आई गेस उमर अब आ चुके हैं। उमर वेलकम। आई गेस आई एम ऑडिबल टू यू। Yes, sir. Good evening, sir. Yes, sir. You गुड are इवनिंग audible. उमर। यस। तो उमर, बेसिक बेसिक बातें मैंने बताई है, एक बार आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो और आपने कैसे प्रिपेयर किया था। आपका लास्ट लास्ट टाइम फर्स्ट इंटरव्यू ही था, और काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में भी चल रही होंगी जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। तो एक बार बताएं सबको। सर ये वीडियो को मुझे वीडियो ऑन करना चाहिए कैमरा या ऐसे ही बताऊँ मैं? हम्म, आप कर सकते हो या ऐसे भी बोल सकते हो, बोथ विल वर्क। ठीक है सर, जैसे बोलेंगे आप। हाँ, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही बोलो। ठीक। तो मैंने कुछ चीज़ें नोटिस की थी, जो नोट करके रखी थी अपने इंटरव्यू के लिए। सर ने तो आपको जो बताएंगे सर, इस पे तो एक तो पहले आंख बंद करके आप भरोसा करना, क्योंकि सर की कई सारी चीज़ें थी जो सर ने बताई थी मुझे। मैंने वैसे ही कोशिश की थी कि उनको मैं वैसे ही जाके वहाँ पे आगे इम्प्लीमेंट भी करूँ। तो यहाँ पे मुझे लगा इंटरव्यू में 2-3 चीज़ें हैं जिन पे हमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था और स्कोर भी ठीक था, मेरा 209 मार्क्स है मेरे इंटरव्यू में। तो मेरे लिए जो वर्क किया, सबसे पहले मुझे ये लगता है कि आप जब उस रूम के अंदर जाके बैठते हैं, उससे पहले ही आप अपनी ओपिनियन बना के जाएँ बहुत सारी चीज़ों में। और जहाँ ओपिनियन नहीं है आपकी, तो थोड़ा वहाँ पे फिलोसोफाइज़ कर देना आंसर। मैं 4-5 इसमें हेड्स में बता दूँगा, जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा है। सबसे पहले अभी तो ज़्यादा भागदौड़ चलेगी आप लोगों की मॉक इंटरव्यूज़ के पीछे। तो मॉक इंटरव्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग कैमरा के लिए बोलते हैं, रादर देन कि आपको उसका फ़ायदा हो। तो उनका ऑलरेडी वो थोड़ा एक्टिविस्ट टाइप का माइंड होता है, जो पैनलिस्ट वहाँ पे होते हैं। जो हिडन वाले मॉक इंटरव्यूज़ होंगे आपके, जहाँ पे कैमरा का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, वो ज़्यादा आपको अच्छे लगेंगे। मुझे जो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा था, वो लगा था संकल्प का। अगेन सर ने ही उसका मुझे बताया था। उसके बाद दूसरा मुझे जो सबसे बेस्ट लगा था, उसके बाद मैंने क्लोज़ कर दिया था, वो था अ, धर्म अधिकारी सर का। वो भी उनका भी मुझे सर ने ही बताया था। चाणक्य ये मंडल 2 का। इंटरव्यूज़ मुझे सबसे बेस्ट लगे थे। ये दोनों ही बहुत जी, अच्छे हैं। चाणक्य मंडल का। हम्म। इन दोनों का मुझे बहुत अच्छा लगा। इनके जो रिव्यूज़ थे, मैंने इन दोनों के ही फॉलो किया। बाकी मैंने विजन में दिया था और इधर-उधर दिए थे 2-4, और मुझे वो इतने नहीं लगे। मुझे लगा कि वो बहुत इर्रेलेवेंट सी बातें बताती हैं, जो फॉलो करने के लायक भी नहीं है। किसी जगह पे बोलते हैं आप ठीक नहीं बैठे हो, किसी जगह पे बैठते बोलते कि आप टेबल की तरफ क्यों देखते हो। जो उन्होंने बोला था नहीं करना, मैंने बहुत सारी चीज़ें वैसे ही की। मेरा वर्मा सर का बोर्ड था, संजय वर्मा सर का, और वो चीज़ें मैंने देखा, बड़ा नोटिस करते हैं इन चीज़ों को। तो एक तो पहले मॉक इंटरव्यूज़ का है। मॉक इंटरव्यूज़ में आप जाओ सिर्फ इस चीज़ के लिए कि आप बोलने की प्रैक्टिस कर लो और आप अपनी आर्टिकुलेशन को ज़्यादा बेटर कर पाओ। इससे ज़्यादा मॉक इंटरव्यूज़ की इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं होगी। जहाँ ओपिनियन लेनी है, वो मैंने बताया मेरे हिसाब से, मेरे अपने एक्सपीरियंस में मुझे 2 लोगों का बहुत अच्छा लगा था। धर्म अधिकारी से जो खुद बताते हैं, और दूसरा संकल्प में है। हम्म। संकल्प में कई सारी चीज़ें जो आपको बोलेंगे, इस पे ये ओपिनियन रखना, वही आप ओपिनियन लेके जाओ। यूसीसी पे हम्म। उन्होंने मुझसे ओपिनियन पूछी, मैंने अपनी ओपिनियन बताई, जो हम ज़्यादातर करते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ा है, फलाने थिंकर ने ये कहा है, तो उसको हम जाके डिफेंड करेंगे। मुझे उन्होंने संकल्प में बताया था, उनके फिर बाद में जो संकल्प के वहाँ पे डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर, उन्होंने भी बताया था कि आप इस चीज़ को जाके डिफेंड नहीं करो। हमारे लिए हमारी फैमिली सिस्टम जो है वो सबसे टॉप पे आता है। तो आपको किसी तरह, किसी न किसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप जो है, यूसीसी में खासकर जो लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप को अपने फैमिली सिस्टम के साथ जोड़ के आप बताना। जैसे उन्होंने बताया था कि आप इसको अगर आंसर करें तो आप इसमें ये आंसर बोलो कि लिव इन रिलेशनशिप प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोस्पेक्टिंग कपल टू कोहैबिट या इनहेबिट टुगेदर, so that they are able to better decide whether they want to be with this person or not in a marriage bond। तो वहाँ अगेन आपने लिंक कर दिया लिव इन रिलेशनशिप को जाके फैमिली सिस्टम के साथ। तो आप इसमें दिखा रहे हो कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है,
हम फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो इंडियन जो हमारा ट्रेडिशनल सेटअप है, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं, जो मुझे सर ने बताया था, और इस चीज़ सर के बताने के बाद मैंने कई सारी चीज़ों पे अपनी ओपिनियन चेंज भी की थी। सर ने ये कहा था, आप वहाँ पे अपनी आइडियोलॉजी ज़्यादा नहीं लेके जाना है, आप वहाँ पे ये देखना जो आगे बैठे हुए हैं उनकी आइडियोलॉजी क्या होगी। वो ज़्यादातर आपको लेट 50s वाले लोग मिलेंगे, दे आर वेरी वेरी एक्सपीरियंस्ड। तो वहाँ पे ज़्यादा एक तो ब्लफ नहीं करना है, और यूथ जो होता है उसकी रिबेलियस आइडियोलॉजी होती है, तो वहाँ ज़्यादा रिबेलियस नहीं होना है। आप वहाँ पे जाके देखो कि उन लोगों की आइडियोलॉजी, उनमें पेशेंस नहीं होता है, उनको डायबिटिक मैक्सिमम होते हैं। ये सर ने ही मुझे बताया था, डायबिटिक होंगे मैक्सिमम, तो उनमें ज़्यादा पेशेंस नहीं होता। वो कभी उठ के चले जाएंगे, आपका इंटरव्यू चल रहा है, कोई बीच में से हो सकता है मेंबर उठ के चला जाए, आपको लगेगा कि शायद आपको इग्नोर कर रहे हैं वो, बट वो इग्नोर नहीं कर रहे होते। तो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें ना, जो थोड़ा नज़र नज़र में रखनी है ये चीज़ें। एक तो यही है कि मॉक का बस रेलेवेंस दो, की ओपिनियन बहुत अच्छे से लो, बाकियों को प्रैक्टिस के लिए दो, अपनी आर्टिकुलेशन की। अब बाकी जो कुछ वहाँ पे वो फिजिकल अपीयरेंस को लेके जो चीज़ें, मुझे लोगों ने ज़्यादातर मॉक्स में कहा था कि आप घुटनों पे हाथ रखो, मैंने घुटनों पे नहीं रखा, मैं थाइस पे रखा था, तो उससे मुझे लगा मैं स्ट्रेट बैठता हूँ, और मुझे नहीं लगा इस बात पे उन्होंने जज किया है। जज किया होता तो शायद मार्क्स नहीं देते। और मैं अपने हैंड जेस्चर्स को फुल्ली जितना मुझे यूज़ कर सकता था मैंने यूज़ किया, अथॉरिटेटिवली ने मैंने यूज़ नहीं किया। एक हाथ को कभी यूज़ करता, जब एम्फेसाइज कर रहा हूँ तो हाथ को थोड़ा पुश करता, टेबल से ऊपर मैं हाथ नहीं लेके गया, ये दो चार चीज़ें। जब मैं बात करता हूँ, मैंने एक चीज़ इंश्योर की थी, ये मैंने मॉक मॉक में किया था, मुझे ज़्यादातर लोगों ने कहा कि आप ज़्यादा सोचते हो। जब आंसर दिया, मैंने ये इंश्योर, मैंने अपने लिए ये रखा था कि एटलीस्ट तीन तीन तक काउंट करने के बाद बोलूंगा, इवन सिंपलेस्ट क्वेश्चन क्यों ना हो। वो मुझे बोलेंगे व्हाट इज योर नेम, ये नहीं बोलेंगे सर माय नेम इज दिस दिस, मैं पहले उस पर सोचूंगा, 2-3 सेकंड लूंगा। इससे उनको लगता है कि आप उनके क्वेश्चन को रिस्पेक्ट दे रहे हो, कि उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है, मतलब वो है जो इस एज में होते हैं, इस एज ग्रुप में आप देखेंगे ज़्यादातर लोगों को, वो अपनी अनानियत में होते हैं, वो अपने आप में नहीं होते हैं, उन्होंने थोड़ा वो ईगो भी होता है कि आई हैव अटेंड सो मच। तो जब आप उसके क्वेश्चन को सुनने से पहले ही जंप करके आंसर देंगे, तो दे फील वेरी वेरी डिसरिस्पेक्टेड। तो आप जब उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सुनेंगे, थोड़ा सा नज़र नीचे करें, मतलब मैं आई कांटेक्ट में इतना नहीं रख पाता हूँ, तो मैं क्वेश्चन सुना अच्छे से, फिर देखा नीचे टेबल की तरफ, तो टेबल के मिड की तरफ देखता, फिर 2-3 सेकंड के बाद फिर मैं आंसर करना शुरू करता। तो उनको लगता है कि शायद ये सोच रहा है, इसको क्वेश्चन अच्छा लगा, ये इसको लग रहा है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने पूछा। तो इवन मैंने नोटिस भी किया था कई सारे मॉक्स में भी, जब मैं थोड़ा सोचता हूँ, तो वो मेंबर्स ना एक दूसरे की तरफ देखते हैं, वो देख के स्माइल करते हैं। तो मुझे ये लगा शायद वो जब स्माइल करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो उनको ये लगता है कि देखो हमने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, ये बच्चा बहुत सोच रहा है इस बारे में। बिकॉज तो गिव बिकॉज दे आर नॉट रिस्पेक्ट जितना बेसिकली हो लुकिंग सके, फॉर द मतलब गिव आंसर। रिस्पेक्ट टू दी, हाँ, वो वहाँ आंसर पे के जो लिए लुक बोर्ड नहीं कर रहे, वो मेंबर्स हैं। आपके एटीट्यूड को देखना चाह रहे हैं कि आपका एटीट्यूड बिल्कुल क्या हाँ, है। हाँ हम बिल्कुल बिल्कुल हाँ, हम, कंटिन्यू कंटिन्यू। मेरा अपना एक्सपीरियंस पे यही रहा, मुझे ये लगता है कि मोर देन नॉलेज दे सी हाउ यू थिंक। हाँ, हाउ यू थिंक। मुझे उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था, वर्मा सर का ही क्वेश्चन था, मुझे लगता है शायद पहला क्वेश्चन डैफ से है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था आई एम फ्रॉम कश्मीर। तो उन्होंने मुझे पूछा कि डू यू थिंक द स्टेट ऑफ इंडिया, द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया इज इंटिमिडेटिंग कश्मीरीज। दिस इज वेरी प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, और एग्जाम कंडीशन में हम कोई प्रिपेयर करके नहीं जाएगा इस क्वेश्चन को, हम प्रिपेयर करके जाएंगे थोड़े इधर उधर की चीजें, ये तो मतलब कंप्लीटली आउट ऑफ द ब्लू था ये क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चन को करना क्या है। अब मैंने इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई थी, मुझे धर्म अधिकारी सर ने भी बताया था, तो उनकी ओपिनियन मैंने लिख के भी रखी थी। उन्होंने ये कहा था, आप वहां पे गवर्नमेंट को डिफेंड करने नहीं जाना, आप रेलेवेंट बनने नहीं जाना कि बिकॉज दिस ओपिनियन इज रेलेवेंट इन दिस कंटेक्स्ट या इन दिस पर्टिकुलर रिजीम, तो वो लेके नहीं जाना अपनी ओपिनियन। आप वो ओपिनियन लेके जाना जिसको आप फिलोसफिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना है गवर्नमेंट को ओवर्टली, आप जाके बोल रहे ये पॉलिसी बहुत खराब है, इस तरह से भी नहीं करना। जब आप अपनी ओपिनियन देंगे, तो थोड़ा सा फिलोसफाइज कर लेना जहाँ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आएंगे। तो मैंने इस चीज़ पे थोड़ा कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस की थी, बट ये क्वेश्चन मेरे लिए क्योंकि आउट ऑफ द ब्लू था, अब मैंने वहाँ पे थोड़ा फिलोसफाइज करने का क्वेश्चन कोशिश की, और मैंने पहले ही क्वेश्चन पे, मतलब मुझे लगता है शायद ये नाम के बाद ये क्वेश्चन पूछा, उसके बाद ये क्वेश्चन है, और शुरू में मुझे लगता है 4-5 सेकंड मैंने इस क्वेश्चन पे सोचा होगा, और उस आगे मैंने उनको बोला कि थोड़ा फिलोसफाइज करके, सर आई बिलीव अल्टीमेटली द decisions are to be judged on the basis of intention and outcome. If the intention of the government is noble and the outcome is positive, then that decision is considered to be in favor of the people. If we take the example of Article 370, it was perceived or projected by the media as an intimidating decision, but the intention of the government was to bring peace, and we see after 3-4 years down the line that there is peace in Kashmir.
Therefore, I can say हम्म that this decision was not intimidating. It was projected by the media or projected by some sections of the political class as intimidating decision. मैंने यहाँ गवर्नमेंट को हम्म जस्टिफाई नहीं किया या मतलब किसी ओवरटली पर्टिकुलर आपने नैरेटिव को डिफेंड नहीं किया, मैंने ओवरटली फिलोसोफाइज जस्टिफाई कर नहीं किया, बट आपने बेसिकली बात वही बोली जो सबको एक्सेप्टेड है, जो सब सुनना चाहते हैं। हम्म, तो ज्यादातर अब मुझे लगता है अगर मैं हाइंडसाइट में देखूं या कोई और प्रिपेयर करके गया होता उस क्वेश्चन को तो शायद बोलता नहीं सर ये तो बहुत गलत बात बोल दी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो वैसे मैंने नहीं किया, हम्म मैं थोड़ा फिलोसोफाइज हम्म कर लिया इस आंसर को। मैंने डायरेक्टली हाँ भी नहीं बोला, डायरेक्टली ना भी नहीं बोला। मैंने कहा हाँ होता है, लोगों को लगता है इंटिमिडेटिंग, बट अल्टीमेटली आप जज किस बेसिस पे करोगे? आपके जजमेंट के लिए कोई क्राइटेरिया तो होना चाहिए। हम तो मतलब हम्म इवन जब फिलोसफी में पढ़ते हैं नीचा भी वो कहता है कि इंटेंशन के बाद ही आप सारी चीज़ों को डिफेंड करोगे, तो इंटेंशन को पहले रखो, आउटकम तो बाद में आता है। आउटकम पे आने में मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने जब माइंड में रखा ये क्वेश्चन तो मैंने पहले ही सोचा कि हम्म मैं इंटेंशन को माइंड में लाऊंगा। तो इंटेंशन आप देखो, इंटेंशन के बेसिस पे जज करना बहुत आसान होता है। तो जब गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का आ रहा है तो गो टू द इंटेंशन ऑफ द पॉलिसी। आपको यूसीसी का पूछेंगे, गो टू द इंटेंशन ऑफ द यूसीसी कि इंटेंशन क्या है यूसीसी लाने की, या किसी और जो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं। हालांकि यूपीएससी में आपको मेंबर्स उस तरह के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जो न्यूज़ में चल रहे होते हैं। एटलीस्ट मुझे ये अपने एक्सपीरियंस से लगा। जो हम प्रिपेयर करके जाते हैं वक्फ का होगा, ये होगा, आप मुस्लिम हो तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे। दे डोंट गिव डैम टू योर आइडेंटिटी। हाँ, आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। आपकी आइडेंटिटी जो है उसके अराउंड क्या क्या इश्यूज हैं, उन इश्यूज का पता होना चाहिए। और उसके साथ साथ आप उन इश्यूज को सॉल्व कैसे कर सकते हो, मतलब एक आपको अपनी अवेयरनेस होनी चाहिए। जब तक आप अपनी इश्यूज के बारे में, आपकी कम्युनिटी के इश्यूज के बारे में अवेयर नहीं है, दे विल स्पॉट दैट। मैं बॉर्डर एरिया से भी हूँ, मैं कश्मीर से हूँ, मैं बिल्कुल बॉर्डर एरिया से हूँ। और बॉर्डर एरिया में आई एम नॉट कश्मीरी, आई एम पहाड़ी। आई वॉज सरप्राइज टू सी कि मुझे एक बोर्ड मेंबर ने वहां पे पूछा यू आर पहाड़ी, तो कैन वी से, इसी क्वेश्चन के फॉलो अप में उन्होंने पूछा था कि आप बॉर्डर एरिया से हो, डू यू थिंक दैट कश्मीरीज आर इंटिमिडेटिंग यू या नेग्लेक्टिंग द पहाड़ीज, बॉर्डर पहाड़ीज ऑफ द बॉर्डर एरिया, द वे वी आर नेग्लेक्टिंग, द वे मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया इज नेग्लेक्टिंग द नॉर्थ ईस्टर्न पीपल। वो इस तरह से, अब ये क्वेश्चन किसी भी बोर्ड मेंबर के माइंड में नहीं आएगा। आप मॉक इंटरव्यू में जाएंगे, कमर्शियल माइंड होता है वहाँ पे, हम्म तो किस हम्म तरह से लिंक करेंगे इन चीज़ों को? तो यू हैव टू बी वेरी वेरी रिस्पेक्टफुल। आप हर उनका क्वेश्चन जो बाउंसर क्वेश्चन आएगा, डू नॉट शन शन दैट क्वेश्चन। आप उसको बहुत अच्छे से पहले लो, एब्जॉर्ब करो, थोड़ा सोचो, सोचने के बाद आप उसको जवाब दो। वो मुझे लगता है सबसे जो उनको अच्छी चीज़ लगती होती होगी। या डेल कार्नेगी की एक कोट है, वो अक्सर बड़ी मशहूर है, वो इंटरव्यूज के लिए यूज करते रहते हैं लोग। एप्ट अटेंशन इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। आपको उनको फ्लैटर करना है वहां पे, और फ्लैटर नहीं करना है सर आप ही हो हम्म सारे ज्ञानी या फिर ये सारे कुछ। आपको बस अटेंशन से फ्लैटर करना उनको। अटेंशन से। गिव द अटेंशन दैट दे डिजर्व। जी। तो दूसरी तो ये है कि जो कुछ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस आ जाएं जो आते हैं, वो हम्म थोड़ा सा उनको फिलोसोफाइज कर लेना है। मुझे लगा मेरे लिए बड़ा वो किया। और एक दो और चीजें हैं जो एटलीस्ट मैंने कोशिश किया था हर आंसर में मैं दिखाऊं। मैं चाहता था कि उनको ये लगना चाहिए कि आई डू नॉट कम किताबें पढ़ के, आई हैव कम हेयर फ्रॉम द फील्ड, फ्रॉम द सॉइल, आई एम द मैन ऑफ हम्म द सॉइल। मुझे किसी चीज़ पे कोई क्वेश्चन पूछा, उन्होंने मुझे पूछा, एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान, व्हाई दे आर आफ्टर दिस अरब आइडेंटिटी, दे आर नॉट अरब्स, दे आर इंडियन इन देमसेल्व्स। हिस्टोरिकली अगर हम उनको देखें, जेनेटिकली देखें, दे आर इंडियंस बट दे असर्ट देयर अरब आइडेंटिटी विच दे आर नॉट। वैसे करके उन्होंने कुछ पूछा। अब इसमें मैं एटलीस्ट मैंने ये कोशिश की थी हर क्वेश्चन में मेरा, क्योंकि अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस आना चाहिए। जब वो इवन इस एज पर्टिकुलर उस एज ग्रुप के जब लोग डिस्कस करते हैं, दे डू नॉट डिस्कस आइडियाज, दे डिस्कस द आइडियाज दैट दे हैव लिव्ड देमसेल्व्स। तो मैंने भी ऐसे ही चाहा कि मैं इस आंसर में थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ का कुछ दिखा दूं। तो मैंने उनको बोला कि सर आई हैड बीन टू द अदर साइड टू पीओके, वहाँ हमारे रिलेटिव से मैंने मेंशन करके बोला। मैंने कहा वहाँ पे एक प्रोफेसर से मैं मिला था जिनसे मैंने सेम क्वेश्चन पूछा था कि पाकिस्तान की मसला क्या है यहाँ पे इनकी आइडेंटिटी का। कभी ये अपने आप को कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो आगे उनका ये रिस्पॉन्स है, मैंने प्रोफेसर पे डाला। हालांकि वहाँ पे एक चीफ जस्टिस हैं, वो पीओके में, उन्होंने ये कही थी बात, मुझे लगा वो थोड़ा किसी और डायरेक्शन में चला हम्म जाएगा, तो मैंने प्रोफेसर का लिया, सेफ लगा मुझे। मैंने कहा उन्होंने भी यही कहा था कि पाकिस्तान में क्लैश ऑफ आइडेंटिटीज है, वो सिंथेसाइज नहीं हुई है इसलिए क्योंकि यूनिफाइंग आइडिया ही नहीं उनके पास। इंडिया के पास यूनिफाइंग आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसलिए हम डिफरेंट आइडेंटिटीज को एसिमुलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसकी वजह से हमें प्रोग्रेस मिली और वो बहुत अपने आप से लड़ते लड़ते बहुत पीछे रह गए।
इसमें मैंने क्या किया, हालांकि इस आंसर में डायरेक्टली दे सकता था, बट मैंने इसमें जानबूझ के घुसाना था कि आई हैड बीन टू दैट प्लेस, आई हैव लिव्ड दैट हम्म एक्सपीरियंस। मुझे ये चीज़ हम्म दिखानी थी। मुझे लगा ये चीज़ बहुत वर्क करती है। अब मुझे किसी कश्मीर पे मुझे पता था, मेरा टेम्पलेट था। मुझे कोई भी क्वेश्चन आएगा, मुझे पूछेंगे कि 370 के बारे में, तो मैंने ये पढ़ा नहीं न्यूज़पेपर में। ये जो हम कंटेंट तैयार करते हैं 370 का, आई डिड नॉट प्रिपेयर एनी कंटेंट। अगर मुझे पकड़ते तो मैं फंस जाता वहाँ पे। उन्होंने हम्म पूछा नहीं, मैंने एक दो जगह हिंट दिया 370 का डाल के, बट मुझे ये पता था अगर मुझे पूछेंगे तो मैं ये बोलूंगा सर इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम माई ओन प्लेस, मैं बॉर्डर एरिया से हूँ, तो वहाँ पे मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट देखा 370 के एब्रोगेशन के बाद, तो मैं अपने ही जगह से हम्म स्टार्ट करूंगा। तो अगर आपको हम्म बताना है कि गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, तो स्टार्ट फ्रॉम योर ओन प्लेस, जितना हो हम्म सके। मतलब शो देम दैट यू आर द मैन ऑफ द सॉइल, यू नो हम्म द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया, एंड यू नो द पल्स ऑफ इंडिया। हम्म और इसके बाद एक चीज, तीसरा पॉइंट यही मुझे लगता है जो इम्पोर्टेंट था। और चौथा पॉइंट, हमारे किसी जगह पे भी फंसे हैं हम, या किसी जब किसी चीज पे हम ओपिनियन बना रहे हो, गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन। आपको कॉन्स्टिट्यूशन को मेंशन नहीं करने की जरूरत नहीं है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आर्टिकल ने ये कहा है। वो हो गया नॉलेज वाला एस्पेक्ट। मुझे लगता है हम्म नॉलेज वाले एस्पेक्ट से ज्यादा पर्सनैलिटी वाला इम्पैक्ट, जैसे सर ने कहा, आई 100% एग्री विद दैट। और मैंने ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लिया था पहले कि नॉलेज पे ज्यादा काम नहीं चलता है। वहाँ सर ये इसकी चार आर्ग्यूमेंट ये हैं, चार आर्ग्यूमेंट ये हैं, दे डोंट गिव डैम हम्म आपकी ओपिनियन के लिए। हम्म वो देखते हैं कि आपका हम्म थॉट प्रोसेस उसके पीछे क्या है, क्या आप जो बोल रहे हो वो आप मान रहे हो या नहीं। तो एक सिंक हम्म दिखना चाहिए उनको। तो अब इस चीज में मैंने एक कहा था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को पकड़ के रखना है। उन कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज को आप वहां पे जाके दिखाओ किसी भी फॉर्म में। कोई इंडिया का पर्टिकुलर कोई पॉलिटिकल इशू है या किसी और चीज पे कोई क्वेश्चन आ रहा है, गो बैक टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज और कॉन्स्टिट्यूशन के वैल्यूज को माइंड में रखना है, सो दैट हम जब जस्टिफाई करें तो हम उस वैल्यू को जस्टिफाई करें। और एक और चीज इसमें, एक चीज का ध्यान रखना, मुझे लगता है ध्यान रखना चाहिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये किसी थिंकर ने ला के नहीं दी है हमें। हालांकि हम कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने दी है, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बट मुझे लगता है इंटरव्यू के टाइम पे आप, बेहतर है कि आप इसको इम्बाइब कर लें इस आइडिया को। इट वॉज द हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडिया दैट ट्रांसलेटेड इनटू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन में गल्फ नहीं दिखेगा। और ये हम्म इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जब हम कभी किसी चीज को, कोई हमें पर्टिकुलर इशू आता है सोसाइटी पे, तो वहां पे हम सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अलग करके देखते हैं, वहां हम फंस जाते हैं और वो उनको दिख जाता है। मुझे एक मॉक में कोई क्वेश्चन आया था, वहां मुझे ये लगा, तो उसके बाद मैंने जब रिफ्लेक्ट किया मुझे लगा यहाँ मैं फंस रहा हूँ। तो वहां पे अब उसके बाद मैंने टेम्पलेट बनाया था कि जो सोसाइटी है, हमारी सोसाइटी की जो वैल्यूज हैं, टॉलरेंस हो या अ, एक तरह से हमारी सोसाइटी सेक्युलर रही हम्म है, तो ये जो वैल्यूज हैं, यही वैल्यूज हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है। कॉन्स्टिट्यूशन कोई फॉरेन आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम्म हम कॉन्स्टिट्यूशन को सोसाइटी के साथ लिंक करके जोड़ के देंगे। तो ये रखना, माइंड में रखना है ये, कि हमारी सोसाइटी ही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन कोई अलग डॉक्यूमेंट नहीं है। इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन विच इज प्रैक्टिस ओनली इन द कोर्ट्स, वी प्रैक्टिस कॉन्स्टिट्यूशन इन आवर डेली लाइव्स। एक गांव में चले जाओ, गांव में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई बंदा किस आइडेंटिटी से आ रहा है या वो किस इश्यूज के साथ आ रहा है, वो उसको बुलाएंगे, उसको बिठाएंगे, हॉस्पिटैलिटी से उसको खिलाएंगे। यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहती है, फ्रेटर्निटी। हम्म जो कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज हैं वही हमारी सोसाइटी की कोर वैल्यूज हैं। ये इसको एक्सेप्ट करके रखना। आप जब किसी चीज पे ओपिनियन बनाए, तो ज्यादा पॉलिटिकल ओपिनियन से ज्यादा, पॉलिटिकली रेलेवेंट ओपिनियन से ज्यादा बेहतर है तो आप एक सोसाइटी की ओपिनियन बना लें, सोसाइटी और कॉन्स्टिट्यूशन को लिंक करके अपनी ओपिनियन बना लें। और कई सारी चीज़ों में आप ओपिनियन नहीं बना पाएंगे, वहां पे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ जिन चीज़ों पे आपकी ओपिनियन भी नहीं होगी, आपने पढ़ा भी नहीं होगा। वहां पे भी सोचें, जैसे आपको उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा, तो आप बिल्कुल भी ये नहीं बोलना सर आई डू नॉट नो। थोड़ा सोचें उस पर भी, सोचने के बाद बोलें सर आई हैव रेड आई हैव रेड अबाउट इट बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। उनको लगता है कि हाँ ठीक है यार, शायद हम्म पढ़ गया है, इसको याद नहीं आ रहा। तो ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें ना, ये बहुत नोटिस करते हैं वहाँ पे। मेरे बोर्ड में एक मैम थी, जब मैं कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूँ, मुझे 3 मेंबर्स ने बोला था जब वो क्वेश्चन पूछते, तो उन्होंने आगे बोला कि आई आस्क यू ए प्रोवोकेटिव, अनकंफर्टेबल रादर प्रोवोकेटिव क्वेश्चन, तो उसके बाद फिर क्वेश्चन पूछते। और तब मैं जब देखता मैम को, मैम मेरे फीट से लेके मेरे सर तक मुझे स्कैन करती, और स्कैन करके बहुत खराब एक्सप्रेशन हम्म देती। मुझे हम्म लगा था ये मेरे 30-40 नंबर तो नीचे लेके आएंगी। और उन्होंने एक दो हम्म क्वेश्चन पूछे, जिन क्वेश्चन पे मुझे लगा शायद मैंने इतना अच्छा आंसर नहीं किया है। वो शायद वो दिखाने के लिए आपको साइकोलॉजिकली टेस्ट भी कर रहे होते हैं। हम्म तो इन हम्म चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान देना। और अपनी ओपिनियन को जब दे रहे हो, आप अपनी ओपिनियन, तब अपनी उस ओपिनियन में एक थोड़ी सी माइल्ड फर्मनेस होनी चाहिए, एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, माइल्ड फर्मनेस होनी चाहिए, हम्म यू बिलीव दैट। मुझे मैम ने, उसी मैम ने क्वेश्चन पूछे, शी वाज आई थिंक फोर्थ फोर्थ मेंबर थी वो,
तो वो मेरे जस्ट राइट साइड में बिल्कुल साथ में बैठी थी। अगर मैं थोड़ा सा टांगे फैलाता तो मेरे पैर उनके पैर के साथ लगता। शी वॉज सो क्लोज टू मी। उन्होंने मुझे पूछा कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, नॉट जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, राइट? यस मैम। सो व्हाई यू हैव गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस एज कश्मीर, व्हाई नॉट एनी अदर प्लेस, व्हाई यू हैव दिस बायस? अब ये क्वेश्चन भी तो obviously हम कारण के इतना ज़्यादा प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो इसमें मैंने उनको बोला था, अ, और जो मैं ऑनेस्टली मानता भी हूँ, मुझे थोड़ा सा मैंने ये स्कैन कर लिया था कि जो मेल की ओपिनियन है और फीमेल की ओपिनियन है, इसमें एक डिफरेंस होती है। मेल जो है वो रैशनली आर्ग्यू करते हैं, फीमेल जो है वो इमोशनली अपील करती हैं। इसमें बहुत बड़ी डिफरेंस होती है। आपको कोई फीमेल मेंबर का अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वहाँ पे एक इमोशनली अपीलिंग आंसर देना। जब मेल मेंबर्स पूछ रहे हैं तो वहाँ पे रैशनली आर्ग्यू करना। तो अब ये क्योंकि मुझे पता है फीमेल ने पूछा है, तो मैंने आगे उनको कहा कि मैं, मेरा प्राइमरी रीजन है फैमिली, मेरी वहाँ फैमिली है, मैं एक रूरल एरिया से आता हूँ, तो मैं रिलोकेट होना मेरे लिए इतना वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। और जब मैं फैमिली के साथ रहता हूँ तो मैं अच्छे से काम कर सकता हूँ। इसके बाद फिर मैंने रैशनल, पहले ये ओपिनियन, पहला ये पॉइंट, फिर दूसरा पॉइंट बोला कि मैं सोसाइटी को वहाँ पे बेहतर जानता हूँ, ये सारा कुछ जो हम बोलेंगे आप। बट पहले मैंने फैमिली लाई, बिकॉज इट वाज द क्वेश्चन वाज आस्क्ड बाय ए फीमेल मेंबर। हैड इट बीन आस्क्ड बाय ए मेल मेंबर तो मैं पहले रैशनली आर्ग्यू करके फिर फैमिली पे जाता। ये थोड़ा थोड़ा चीज़ें ना नोटिस करनी है। मुझे ये सर ने बताया था, संकल्प के जो सर थे, उन्होंने कहा था कि आप जो वो एज ग्रुप है, उस एज ग्रुप में आप खुद से सोचो कि उस एज ग्रुप की क्या क्या परसेप्शंस होते हैं सोसाइटी को देखने के। एक तो वो जिस एज ग्रुप में उनमें पेशेंस का, जो मैंने पहले ही बताया। दूसरा ये है कि उनमें एक थोड़ा एलिमेंट ऑफ कंजर्वेटिवनेस होता है। और तीसरी चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, जो मैंने सोचा था कि मुझे किसी क्वेश्चन में मौका मिलेगा मैं तो दिखाऊंगी, शायद एक दो जगहों पे मैंने दिखाया भी था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि ज़्यादातर ये जो लोग हैं ये रिलोकेट हुए होते हैं गाँव से शहर में, और शहर में अब इनको आइसोलेशन लग रही होती है क्योंकि अब ये रिटायरमेंट की एज के आसपास हैं। इनको लगता है कि अभी थोड़ा आइसोलेट होते जाएंगे। अब ये दे लॉन्ग फॉर द रूरल लाइफ। तो जब आप रूरल लाइफ को, अब उनका परसेप्शन रूरल लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। वो कहेंगे कि वहाँ पे लोग साथ में रहते हैं, अच्छा है, सब एक दूसरे को बुलाते हैं। और जो जवान होते हैं वो गाँव से भाग रहे होते हैं। यहाँ कंट्रास्ट आ जाता है। यहाँ आपकी ओपिनियन उनकी ओपिनियन के साथ टैली नहीं करेगी। तो इसलिए आप गाँव के अच्छी अच्छी वैल्यूज को लेके जाना कि गाँव में बहुत पॉजिटिव होता है, सो दैट आप गाँव को ज़्यादा क्रिटिसाइज नहीं करें। मैं गर्ल्स में ज़्यादा होता है, फिर वो क्रिटिसाइज करते हैं, वहाँ कंजर्वेटिव सोसाइटी, ये सब नहीं करना। वहाँ पे आप थोड़ा दिखाएं कि हाँ गांव में भी हमारी बहुत अच्छे लोग रहते हैं, हमारे सेंट्स रहते हैं। इस तरह से कुछ थोड़ा फिलोसोफाइज कर लेना। और अगर किसी जगह पे मौका मिल जाए तो नो योर रूट्स। आप किस भी कास्ट के हो, किसी भी पर्टिकुलर हेरिटेज से आते हैं, वहाँ की हेरिटेज का पता रखो। उन्होंने मुझे पहला क्वेश्चन पूछा सर ने, योर नेम इज उमर पीरजादा, हु इज़ योर पीर? तो मैंने ये नहीं कहा फलाने फलाने। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम माई ओन, जिस क्लैन से मैं बिलोंग करता हूँ, हमारे एक एंसेस्टर्स में से एक हैं, उनका नाम मैंने पहले लिया। मैंने नाम मेंशन किया, फिर मैंने कहा मैं उन्हीं की नस्ल से बिलोंग करता हूँ। फिर सेकंड मैंने बोला जो मुझे बोलने चाहिए थे, चाहे गजाली हो गया, फिर दो यहाँ पे, दो मैंने मुस्लिम्स में से लिए, दो यहाँ इंडिया से लिए। एक तो लिए मैंने सर से मैंने डिस्कस भी किया था। मैंने सोचा था या तो मैं बोलूँगा नागार्जुना का या तो शंकराचार्य का, और मेरा दिल कह रहा था मैं नागार्जुना का बोलूंगा, बट सर ने कहा था शंकराचार्य का बोलना अगर आपको फेवरेट फिलोसफर कहा जाए। तो फिर मैंने शंकराचार्य का बोल के मैंने कहा सर दो हैं मेरे, मुझे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा भी था, तो उसने आगे पूछा था उनकी फेवरेट, उनकी फिलोसफी क्या है, फिर उस पर दो तीन काउंटर क्वेश्चन आए थे। तो मैंने पहले बोला कि सर मेरा फेवरेट फिलोसफर शंकराचार्य हैं, जिनकी अद्वैत फिलोसफी है, और उसके बाद इनमें डिसाइड करना मुश्किल है, इन दूसरे हैं नागार्जुना, इंडियन फिलोसफी में से। तो वेस्टर्न का मेंशन करने से पहले उन्होंने काउंटर क्वेश्चन पूछ लिया, बट नागार्जुना का मैंने मेंशन किया था। और किसी जगहों पे ना आपको फिलोसफी के बहुत ज़्यादा आउट ऑफ दी, मतलब वो स्काईज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। मुझे शायद मेरे डेफ में कॉस्मोलॉजी था, इंटरेस्ट में रीडिंग अबाउट कॉस्मोलॉजी ऐसे कुछ था। तो उन्होंने लिंक करके पूछा, उन्होंने कहा कि आप ये बताओ, इंडियन फिलोसफी आपने पढ़ी हुई है, इंडियन फिलोसफी क्या कहती है अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड विल एंड, हाउ द वर्ल्ड विल एंड। अब इसमें मैंने किसी एक का नहीं बोला, मैंने कहा जैनिज्म में ये है, एक दो का। तो मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जिनको आप प्रिपेयर नहीं कर सकते हो, तो इनके बारे में डरना वरना नहीं है। तो इन क्वेश्चन में थोड़ा सा इनोवेटिव होना है, और स्टार्ट से लास्ट तक चेहरे पे स्माइल नहीं जानी चाहिए। चेहरे पे स्माइल लेके ना वो आंसर करते जाओ आप, और इन क्वेश्चंस को थोड़ा इनोवेट कर लेना। इन क्वेश्चन में स्कोप होता है। जब आपसे पूछेंगे आपका फेवरेट फिलोसफर कौन है, तो वहां पे आपकी नॉलेज से ज्यादा वो चेक कर रहे हैं कि आप उस फिलोसफर की फिलोसफी को आज के टाइम पे कैसे देख रहे हैं।
आज के इस कंटेक्स्ट में हम्म। कितनी रेलेवेंट फिलोसफी है वो। तो उस और स्पेशली स्लाइड वाले स्पेशली पार्ट पे आपकी ज़्यादा लाइफ में ध्यान उसका देना है रादर देन कंट्रीब्यूशन द क्या है, थ्योरेटिकल जिसको थ्योरेटिकल जिसकी वजह पार्ट। से वो आपने वो नहीं उसको पूछेंगे आपको, आप इम्पोर्टेंट बताओ अद्वैत माना है। वेदांत फिलोसफी क्या कहती है। हम्म। पूछा भी उसके बाद उनका मेन क्वेश्चन होगा कि आज के टाइम पे किस तरह से। हम्म। बिल्कुल। बिल्कुल। और आसपास के नॉइज से ना बहुत ज़्यादा दूर रहना। मैं ज़्यादा कंटेंट पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, हम्म। न्यूज़पेपर में पढ़ता था। न्यूज़पेपर के बारे में आपको बहुत ज़्यादा वेल रेड होना है। डे पे कोई छोटी सी चीज़ न्यूज़पेपर से, और खासकर जो मॉक है ना, ये मॉक बहुत डिसोरिएंट कर देते हैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन को। तो मॉक की वजह से डिसोरिएंट नहीं होना है। गो बैक टू योर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर में एक ही पढ़ता था मुझे, क्योंकि एक में ही बहुत टाइम लगता है। तो मैं इंडियन एक्सप्रेस हम्म। पढ़ता था इंटरव्यू के टाइम पे, वरना मैं द हिंदू पढ़ता था। बट लास्ट के कुछ दिनों में कुछ आर्टिकल्स को जो मुझे लगा था इश्यूज मुझे प्रिपेयर करने चाहिए, उनको द हिंदू पे भी सर्च कर लिया था, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट उसका बस। बाकी सिर्फ मैं इंडियन एक्सप्रेस कर रहा था। इंडियन एक्सप्रेस में थोड़ा मुझे लगा कि पॉलिटिकली थोड़ा जो ओपिनियन है वो बड़ी रेलेवेंट ओपिनियन देते हैं वो। तो उस हिसाब से मैंने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा था। मुझे 4-5 घंटे लगते थे न्यूज़पेपर पढ़ने। आई एम वेरी स्लो रीडर न्यूज़पेपर का। तो उसको मैंने अच्छे से, बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर को पढ़ता था। और क्वेश्चन जब आएंगे आपसे न्यूज़पेपर से लिंक, कई सारे क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे आपको इंटरव्यू में। अगर आपका 30 मिनट का 8 से 12 मिनट के आसपास हो सकता है आपका न्यूज़पेपर में जाए लोअर साइड पे। हायर साइड पे तो 20 मिनट पे भी जा सकता है, जो करंट इश्यूज हैं। दोनों इश्यूज पे ओपिनियन बना लेना, मुझे लगता है ये ज़्यादा आपको फ़ायदा ही देगा। तो पहले ही ओपिनियन बना के रखें ब्रॉड ब्रॉड चीज़ों पे। और जब ओपिनियन बनाए तो इस तरह के नहीं बनाना कि जो हम कंक्लूजन में लिख के आते हैं आंसर्स में। आंसर्स की कंक्लूजन और यहाँ इंटरव्यू में बहुत डिफरेंस होती है। वहाँ हम पहले आर्ग्यू करते हैं फिर कंक्लूड करते हैं मेंस के आंसर्स में। बट इंटरव्यू में बेहतर ये होता है कि आप पहले ओपिनियन बताएं फिर ओपिनियन को जस्टिफाई करें। तो आपको वन डायमेंशनल आर्ग्यूमेंट लेनी पड़ती है। उसमें हम्म। आपका टाइम भी बचता है और सामने वाले को लग जाता है कि हाँ, पता चल जाता है कि हाँ आपकी पोजीशन क्या है हम्म। इस मैटर को लेके। तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंट रहता है। तो आप वैसे नहीं करना सर ये है फिर इसलिए मैं ये मानता हूँ, ये नहीं करना। पहले ओपिनियन बताएं और ओपिनियन में फर्मनेस दिखाएं, माइल्ड माइल्ड फर्मनेस। और उसके बाद उसकी जस्टिफिकेशन दें। और जस्टिफिकेशन में मुझे जो लगा, दो, जब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, आई विल नॉट गिव डेटा, आई विल नॉट कोट थिंकर्स। ये दो चीज़ें मैं बिल्कुल नहीं हम्म। करूंगा। मैं अपनी हम्म। ओपिनियन बता रहा हूँ तो मैं अपनी ही ओपिनियन बताऊंगा। मैं किसी और की ओपिनियन को बोरो करके क्यों उनको बोरोड बताऊंगा। बोरोड विजडम कम मैक्सिमम दिखाना है। चीज़ों पे जो उन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछे थे करंट इश्यूज पे या किसी जनरल इशू पे, तो मैंने अपनी ओपिनियन बताई। फिर ओपिनियन को जब जस्टिफाई किया तो अपने लॉजिक से किया, बिना किसी को कोट किए। हाँ, बोरोड विजडम बहुत कम होनी चाहिए। और डेटा वेटा को ज़्यादा कोट नहीं करना है। मतलब इट शुड बी मोर मोर ऑफ ए कन्वर्सेशन देन एन एग्जामिनेशन। हम्म। तो हम्म। कन्वर्सेशन हम्म। में आप ज़्यादा डेटा नहीं बताते, 25% ये हमारी गरीबी में इतने लोग हैं, ये सब नहीं करना है। इवन अगर आपको बताना ही है, अगर पॉवर्टी भी क्वेश्चन है तो डू नॉट से 25%, 11.92% जो नीति आयोग कहता है, ये नहीं। अपने 1/10 ऑफ द पॉपुलेशन है स्टिल अंडर पॉवर्टी। तो वैसे जो कन्वर्सेशन में हम्म। जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं, वो डेटा वेटा वाले नहीं। मतलब यू डू नॉट हैव टू बी एन इकोनॉमिस्ट वहाँ पे जाके। तो ज़्यादा तक वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं। जब मैं अंदर गया उससे पहले ही थोड़ा सा ये भी डिपेंड कर जाता है कि आपका डे में कौन सा इंटरव्यू है आपका, आफ्टरनून में है, और कौन सा आपका सीक्वेंस आ रहा है। बट एनीवेज हम्म, फंडामेंटल बात तो सेम है कि इट्स अ हम्म, कॉन्वर्जेशन अल्टीमेटली। हम्म, वो आपके अंदर वो सिविल सर्वेंट वाले गुण ही देख रहे हैं। आपका कंटेंट, आपके रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, उससे तो कोई भी इम्प्रेस नहीं होगा वहाँ पे। हम्म। सर मेरे हमारे इसलिए जो हमारा जिस दिन मेरा इंटरव्यू था उस दिन पहला जो बंदा गया था, ही इज़ वेरी 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 वेल वेल रेड भी है और बहुत आर्टिकुलेटिव इंसान भी है। वो हम्म। हमारे कलीग्स में से ही है। उसका पहला इंटरव्यू था और इसी ग्रुप में मेरा लास्ट पे था। उसके 138 मार्क्स हैं, सेम बोर्ड के, वर्मा सर के हाँ। हाँ। 138 मार्क्स। और मेरे 209 मार्क्स। मतलब हम्म। शुरू में, वरना उनको इम्प्रेस करना आसान होता है। शुरू में आते हैं वो सेटल हुए हम्म। होते हैं तो इतना हम्म। ज़्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है शुरू में। फिर बाद हम्म। में जब जाते हैं उनको लगता है एवरेज आउट होके फिर एवरेज ढूंढते हैं वो। अब मैं जा रहा हूँ हम्म। सिक्स नंबर पे, मॉर्निंग में सिक्स वाला हूँ मैं। हम्म। तब तक मुझे पता है थके हम्म। हुए हैं। मेरे साथ एक और कलीग है, उसने दूसरे बोर्ड का। और हमारा हम्म। जो बोर्ड है वो बहुत तेजी से चल रहा था, बहुत जल्दी जल्दी निकाल रहे थे बंदों को। दूसरे बोर्ड में हम्म। दो दो बंदे अभी बचे थे और मेरा नंबर आ गया था। हम्म। हम्म। तो मुझे लगा कि 15-20 मिनट का मेरा एवरेज है, तो मुझे 20 से 25 मिनट तक इंगेज करके रखना है। मुझे हम्म। एक जो साइड साइड में दूसरे बोर्ड का, तो उसने बोला कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा, तो इसलिए कोशिश करना कि स्माइल के साथ ही जाओ। और स्माइल थोड़ा फुल रखना, थोड़ा कंजूस वाली हम्म। स्माइल नहीं रखना। तो जैसे मैं हम्म। इंटर हुआ था, हम्म। स्माइल करते ही गया। और मुझे पता है कि ये थके हुए हैं, तो मुझे थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ एंटरटेन करना उनको।
जितनी हम्म कन्वर्सेशन है उसके साथ साथ एंटरटेन भी करना है, सो दैट वो ज़्यादा डल ना हो हम्म जाए। तो मुझे हम्म सेकंड मेंबर ने जब क्वेश्चन पूछा नाम के बारे में, फिर उसके बाद दूसरा मेंबर बोल रहा है कि बाय द वे आई वांट टू ऐड यू हैव ए वेरी प्लेजेंट स्माइल, कुछ करके वैसे बोला तो मुझे खुद अपनी फ्लैटरी लगी, तो मुझे मेरे लिए और आसान हो गया। हम्म आपको वहां से मार्क्स निकालने हैं, आपको छोटी छोटी चीजें जो हैं हम्म अब नोटिस करो इनको, एक एक मार्क के लिए लड़ो आप वहां पे, और इंटरव्यू में जितना हो सके दो। अभी सेकंड कोई और चीज आपके साइड में नहीं चलनी चाहिए, गिव 100% ऑफ यूअर्स इंटरव्यू में, बहुत मैटर करता है। हम्म। उस रूम में आप 100% प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब जी। आपके आपका दिमाग कहीं और नहीं चलना चाहिए, बिल्कुल उसी रूम में उस प्रोसेस को एंजॉय जिसने कर लिया उसके मार्क्स आएंगे अच्छे। ये पक्की है। हम्म, ठीक है। तो जैसे ये है, अब जैसे इतनी सारी इंफॉर्मेशन जी। प्रिपेयर करने का आता है कि टैफ के ऊपर उस पे आपने कितना वर्क किया था और क्या क्या सोचते रहते डैफ हैं के आपके। बारे में आप जितना भी पता कर सकते, डैफ के बारे में जितना भी प्रिपेयर कर सकते हैं डैफ पे करें। डैफ पे अगर आपका हम्म इंटरव्यू गया और वहां पे अगर आपने अच्छे आंसर नहीं दिए, मुझे लगता है अगर आपका हम्म एवरेज, अगर उनको 200 मार्क्स देने हैं, तो वो 200 से सीधा नीचे लेके हम्म 160 पे लाएंगे। तो डैफ में तो कोई गलती नहीं हम्म होनी चाहिए। अब हम्म डैफ को प्रिपेयर करने का तरीका बेहतर ये है कि आप चैट जीपीटी का बहुत सारा यूज करें। पहले किसी की बोरोड हॉबीज को नहीं लेना। मैंने हॉबीज में भरा था अपनी, एक तो कॉस्मोलॉजी, जो कि बहुत रेयर है, लोग नहीं भरेंगे, वाचिंग कॉस्मोलॉजी वीडियोस। और कॉस्मोलॉजी में मैंने थोड़ा, सर से मेरी बात हुई थी, सर ने कहा था कि जितना हो सके हॉबी को थोड़ा नैरो डाउन करना। नैरो डाउन करने में फायदा ये होगा कि क्वेश्चंस जो हैं वो लिमिट हो जाते हैं, वरना कॉस्मोलॉजी में तो बहुत कुछ है, उसमें फिर हम्म एस्ट्रोलॉजी भी पूछ सकते हैं वो। तो मैंने कॉस्मोलॉजी वीडियोस बोल दिया, तो उन्होंने, मुझे पता था अब दो तीन लोगों को मुझे प्रिपेयर करना है वीडियोस का, और कॉस्मोलॉजी पे जो जनरल क्वेश्चन आएंगे वो तो मैं प्रिपेयर्ड ही रहूंगा। एक तो नैरो डाउन करके रखना हॉबी, और जो आपकी सच में हॉबी है वही हॉबी भरना। आप कुछ लोग हैं चार चार हॉबीज भरते हैं, एक हॉबी प्रिपेयर करने में आपको पसीना निकलेगा, फिर चार हॉबीज कहाँ से प्रिपेयर करोगे। मैंने तीन हॉबीज भरी थी, और वो भी तीसरी मुझे लगा था भरने की जरूरत नहीं थी। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैंने क्या भरा था। एक तो मेरा कॉस्मोलॉजी था, एक दूसरा फिलोसफी था, और तीसरा और कुछ पता नहीं क्या डाला था। तो मैंने तीन ही हॉबीज डाली थी, तो मेरे लिए आसान था हम्म उन तीन को प्रिपेयर करना। और उस पे कंटेंट पहले मैंने तैयार किया, और क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में मैंने प्रिपेयर नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता वो क्वेश्चन क्या पूछेंगे आगे जाके। उन्होंने कॉस्मोलॉजी पे मुझे हम्म ये पूछा कि इंडियन फिलोसफी वर्ल्ड की यूनिवर्स के एंड के बारे में क्या कहती है। अब ये तो प्रिपेयर तो नहीं कर सकता मैं क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में, बट हाँ मुझे थोड़ा सा कंसेप्ट पता होने चाहिए। चैट जीपीटी का यूज करूंगा, चैट जीपीटी से मैं जितना कंटेंट होगा उसके आसपास वो लिखूंगा, और मैं उसको जितना हो सके मैं यूट्यूब यूट्यूब पे वीडियोस भी देखूंगा उसके रिलेटेड, क्योंकि उनको छोटी छोटी चीजें हैं पता होती हैं। शायद ये रील्स देखते हैं इस एज में, पता नहीं क्या करते हैं, बट इनको कुछ छोटी छोटी चीजें भी बहुत पता होती हैं। हम्म अ, मुझे एक क्वेश्चन पूछा था जो मुझे लगता है शायद मैंने कहीं रील में कहीं देखा था, यूट्यूब शॉर्ट में देखा था, तो मुझे हम्म मुझे बड़ा अजीब लगा था। शायद मुझे लगा था शायद ये देखते रहते हैं। हम्म तो एक तो चैट जीपीटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करें, डीप सीक या चैट जीपीटी अपने डाइव के रिलेटेड। और पर्सनैलिटी वाला जो आपके जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड पे अच्छे से हर एक लाइन पे जो आपके डाइव में लिखी है उसको तैयार करना। आपका नाम, आपका मतलब नाम का क्या है, उससे रिलेटेड जो पर्सनैलिटीज पास्ट में रही और प्रेजेंट में कोई पर्सनैलिटी है, अगर नाम से ही स्टार्ट करके, फिर कास्ट से रिलेटेड जो भी आपकी चीज़ें डायनामिक्स हैं उनके बारे में, फिर उसमें कोई बड़ी पर्सनैलिटी रही है। रीजन को प्रिपेयर करें, और रीजन में डेटा वेटा प्रिपेयर नहीं करना। मैंने प्रिपेयर नहीं किया था डेटा के, मैं इस गांव से हूँ, यहाँ पे इतने परसेंट लोग पॉवर्टी में है, या इतना एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट है, ये सब नहीं करता हूँ। तो मैंने ऐसे रखा था कि मेन एग्रीकल्चर में, सेकंड लोग इंडियन आर्मी में जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में, फिर थर्ड है गवर्नमेंट बाकी जॉब्स। तो इस तरह से मैंने रखा था, एक दो तीन। डेटा वेटा मैंने याद नहीं किया था, बट कंटेंट मेरा सॉलिड था। अगर मुझे किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे ओपिनियन पूछते मेरे एरिया के बारे में, तो मुझे पता था कि उस क्वेश्चन को मैं ड्रॉप नहीं करूंगा, उस क्वेश्चन पे मैं आंसर करूंगा। मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, डेटा वाइज नहीं किया था, बट हाँ इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्ट करने चाहिए थे वो किए थे। फिर उसके बाद आपके फादर का प्रोफेशन, आपके मदर का प्रोफेशन, उसको भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि वो शायद नोटिस करेंगे तो शायद पूछेंगे, कभी कोई यूनिक चीज़ दिख हम्म जाए तो वो पूछ लेते हैं। तो एक तो वो पेरेंट्स का भी प्रिपेयर करके रखना है। फिर आप अ, जिस पर्टिकुलर जगह से आप आ रहे हैं, वहाँ पे अगर कोई रिसेंट न्यूज़ में कोई चीज़ हुई है, तो उस चीज़ पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। अ, कुछ लोग करते हैं। अब एक लड़के ने लिखा था, मेरे कलीग्स में से ही है, उस उसने लिखा था ट्रेडिशनल लद्दाखी क्यूजीन हॉबी में। अब उसको मैंने पूछा था कि ट्रेडिशनल लद्दाखी जो क्यूजीन है, ये कहाँ से हमने बोरो करके लाई है, ये लद्दाख में कहाँ से आई है, ये लद्दाख की ओरिजिनल है या बाहर किया। अब उसने शायद कुछ ब्लफ किया वहाँ पे, तो उसको पकड़ लिया था, उसको 4-5 मिनट इसी पे फिर ग्रिल किया था। मैंने कहा नहीं, ये हम्म यहाँ की नहीं है जो ट्रेडिशनल लद्दाखी है, ये आदि कुछ मंगोलिया से आई है और पता नहीं कहाँ कहाँ से आई है।
तो ये छोटी-छोटी चीज़ों पे ना हिस्टोरिकल भी थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि उनके पास आप जैसे बहुत लोग एक्सपीरियंस है। आप जैसे हॉबी वाले लोग बहुत सारे ऑलरेडी जाते हैं, तो वो उनको उनको एक्सपीरियंस होता है, तो ऑलरेडी बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और कॉस्मोलॉजी मुझे पता था कि वो इनके लिए बड़ा खुशी वाला टॉपिक रहता है, मेरा शौक भी था, तो इसलिए मैंने लिखा था। बट जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो मैं तो पूरा उन पे मुझे लगता है अब मेरे पास वर्ड नहीं है। दे नो देयर गेम, वो बहुत अच्छे से जानते हैं हर छोटी हम्म छोटी चीज़। इवन मुझे, बिकॉज शायद मैं मुस्लिम हूँ, तो इसलिए मुझे ना इब्ने सिना की फिलॉसफी भी पूछी थी, जो कि ओबियसली हम पढ़ेंगे भी नहीं। हम्म तो हो सकता है आप, हम्म बिकॉज ऑफ योर रिलीजन या बिकॉज ऑफ योर कास्ट, आपको उस किसी आदमी का नाम पूछें जो आपने शायद सुना भी नहीं हम्म होगा। तो हम्म इब्ने सिना की फिलॉसफी के बारे में बताओ कुछ, मुझे बिल्कुल। ऐसे पूछा था। राजस्थान से कुछ और कैंडिडेट उस से टाइम का उन्होंने पूछा कंटेक्स्ट था। में पूछा था कि उस टाइम पे क्या ये डिबेट थे, हाउ इब्ने सिना। हाँ, राजस्थान में एक एक ये है, ये बिश्नोई कम्युनिटी। तो उसमें बिश्नोई समाज के वो एक गुरु है, उसकी फिलॉसफी पूछ ली थी अगर बच्चे से। जी हाँ, तो पूछ लेते हैं ऐसा जी। भी। कोई अजमेर के पास है तो ख्वाजा साहब की हाँ कि भाई यही। क्या क्या व्यूज हैं, क्या है इनका, तो पूछ लेते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सिलेबस से ही पूछे। भाई वो कहीं भी जाता है, मुझे इब्ने सिना पूछ सकते हैं, इब्ने सिना तो हम कभी पढ़ेंगे भी नहीं। हम्म और एक और जो चीज़ है ना, जो कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स हैं, इनको पढ़ के जाना है। पाँच छः नाम तैयार करना, और हर डिफरेंट फील्ड के तैयार करना है। और एक दो ऐसे रखना जो उनको नहीं पता हो, तो उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। जो उनको पता है शायद उसमें ज़्यादा आपको ग्रिल करेंगे, अगर उनको पता हुआ आपसे ज़्यादा। इतना हम क्योंकि प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो मुझे उन्होंने लास्ट, आई थिंक लास्ट मेंबर से पूछा था कि कुछ कंटेम्प्रेरी फिलोसफर्स के नाम बताओ। तो मैंने एक तो कांता दास हैं, कहीं गुजरात यूनिवर्सिटी में, उन्होंने कमेंट्री लिखी है। और उन्होंने अमर्त्य सेन की फिलोसफी पे काफ़ी उनको कॉन्ट्रडिक्ट किया। उन्होंने कहा हम्म अमर्त्य सेन की जो फिलोसफी है वो कॉन्सिक्वेंशलिस्ट है, मैं डियोंटोलॉजिस्ट हम्म हूँ। तो वो एक तरह से जॉन रॉल्स को डिफेंड करते हैं। तो एक तो उनका मैंने नाम तैयार किया था। और क्योंकि मुझे बुद्धिस्ट फिलोसफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वैदिक फिलोसफी में, जिनके मैंने एक हम्म एक फिलोसफर तैयार किए थे। एक तो प्रोफेसर जे गारफील्ड है, वो वेस्ट में, यूएस में ही है, मुझे यूनिवर्सिटी का नाम ही शायद नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी में। हम्म तो उन्होंने काफ़ी कमेंट्री की है शून्यवाद पे। इवन उनकी एक बुक हम्म भी है शून्यवाद पे, माध्यमिका, मूल माध्यमिका कारिका पे उनकी कमेंट्री है। तो उनको मैंने अच्छे से हम्म तैयार किया था। और अद्वैत पे मेरा स्टैंडर्ड टेम्पलेट था कि अगर अद्वैत का क्वेश्चन आता है, तो मैं किसी भी अगर फिलोसफर का नाम मेंशन करूंगा, तो पीछे स्वामी लगाऊंगा। हम्म क्योंकि उनको लगेगा कि शायद ये स्पिरिचुअलिस्टिक लोगों का भी पढ़ के आ रहा है। तो एक है स्वामी हम्म सर्वप्रिय आनंद, ऐसा क्वेश्चन का नाम है। हम्म सर से तो मेरी कई बार बात भी हुई है उनके बारे में। तो हम्म उनकी कई सारी हम्म चीज़ें मैं इवन मेंस में भी कोड करता था। और हम्म उनका मैंने तैयार किया, उनके मैंने बहुत वीडियोस देखे हैं। मुझे लगता है मोर देन 100 वीडियोस उनके मैंने इंटरव्यू के दौरान ही देखे थे। उनके मैं बहुत वीडियोस देखता था। हम्म तो उनकी वीडियोस आप देखें, उससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। क्योंकि मेंस में थोड़ा हम डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर करते हैं फिलोसफी, हम्म यहाँ पे आप थोड़ा डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो उनको ज़्यादा देखना है। वो भी काम आ जाएंगे। और इसके अलावा जो एक दो अपने रिलीजन, आप जिस भी रिलीजन से हैं, तो उनके भी फिलोसफर तैयार कर लेना कंटेम्प्रेरीज में। तो मैंने जैसे मुझे पूछा, तो मैंने कहा अगर इस्लामिक फिलोसफी में मैं बोलूँ, तो डॉक्टर हुसैन नासर, वो ईरान के हैं बट यूएस में सेटल्ड है। एंड ही इज़ वेरी वेरी क्लोज टू अद्वैतिक फिलोसफी, उनकी फिलोसफिकल जो थाट है। हम्म हम्म तो उनको मैंने तैयार किया था, मुझे बस दिखाना था कि कोहेरेंस है। और मैं एक क्रॉस स्पेक्ट्रम वाली फिलोसफीज पढ़ रहा हूँ। तो दो चार जो हम्म इंपॉर्टेंट, और एक दो जो कॉमन नाम है, जिनका हम यूज़ करते हैं, चाहे वो सेलेस्टियल सिटी जिनका कंसेप्ट है, क्या नाम है उनका, वाई मसीह हो गए, एक और हैं सेलेस्टियल सिटी वाला, मतलब वो बड़े प्रोमिनेंट हैं, जो ज़रा हम फिलोसफी ऑफ रिलीजन में करते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं। तो उन फिलोसफर्स को वहाँ पे जॉन हिक। मैंने याद कर लिए थे। और कंटेम्प्रेरी में उनका अप्लाइड पार्ट करना ही करना हो। जो ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनल में जो सर ने बताया, वो आपसे पूछेंगे। जॉन है, हाँ जॉन है का। एक और है सर हम्म जॉन है के साथ, जिन्होंने है ना, जिनका वो चैनल है क्लोजर टू ट्रूथ, क्लोजर टू ट्रूथ। वही चलाते हैं, मुझे नाम याद है उनका। तो ओके। जो ट्रेडिशनल है, हम्म ट्रेडिशनल में आपसे पूछेंगे कि हम्म इस फिलोसफर का आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। हम्म ट्रेडिशनल फिलोसफर में इसका आना ही आना चाहिए। और जो ट्रेडिशनल हो, जो आपका फेवरेट हो, वो पूछेंगे आपसे कि आपने उनकी फिलोसफी को कहाँ कहाँ यूज़ किया। ये वो सवाल है जो आपको खुद से मैं सोच के भी अजमेर से हूँ, चाहिए। उन्होंने मुझे पूछा अजमेर। अब नॉलेज का उनको मे भी शायद मिड में जाके उनको लगा कि ये नॉलेज की, बिल्कुल ना, बिल्कुल। मुझे उन्होंने अजमेर पे क्वेश्चन पूछा, सेकंड थर्ड मेंबर ने, कि अजमेर क्यों फेमस है नॉलेज के लिए।
क्योंकि मैंने मेरी ग्रेजुएशन अजमेर से है, राजस्थान से। तो पहले अजमेर के बारे में जनरल क्वेश्चन पूछा। अब लोग प्रिपेयर करके क्या जाएंगे अजमेर का? उस टाइम पे दरगाह इशू चल रहा था, दरगाह पे पता नहीं क्या उस टाइम पे इशू था, तो वो इशू चल रहा है। उन्होंने इशू नहीं पूछा, उन्होंने पूछा हम्म अजमेर जो है वो क्यों फेमस है नॉलेज के लिए। मैंने कहा वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक दो यूनिवर्सिटीज़ का नाम बोला मैंने। तो उन्होंने कहा नहीं, वहाँ एक दो और भी चीज़ें हैं। अब उन्होंने ऐड करके कुछ बोला, मुझे समझ नहीं आया, तो मैं पूछा भी नहीं, क्योंकि नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। किसी थिंकर को उन्होंने नाम लिया था कि वहाँ पे वो रहे उन लोगों की वजह से। तो मतलब ये चीज़ें जो है आप नहीं प्रिपेयर कर सकते इनको। बट हाँ, वहाँ पे ह्यूमिलिटी रखनी है फिर, जब आप अ, ये सर से मैंने डिस्कस करके भी किया था, क्योंकि एक मैंने मॉक एक जगह पे दिया था, वहाँ पे मैंने बोला था सॉरी सर, जब उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा। तो सर को मैंने वीडियो भेजा, सर ने पॉइंट करके मुझे बोला था कि आप सॉरी नहीं बोलो, आप बोलो सर आई कुड नॉट hear you properly, I apologize, I could not hear you properly, can you please repeat the question। तो पूरा सेंटेंस बोले, फॉर्मल सेंटेंस। तो इनफॉर्मल नहीं होना है वहाँ पे, सॉरी सर क्या बोल रहे हैं आप। तो ये सर हम्म नहीं बताया था, तो एक जगह पे मैंने किया, तो उन्होंने मुझे पूछा यूएसबीआरएल क्या है। अब मुझे नहीं पता यूएसबीआरएल किसका, ये क्या कह रहे हैं, एब्रीविएशन उन्होंने यूज की। मैंने उनको पूरा बोला, आई अपोलोजाइज सर, आई कुड नॉट हियर यू प्रॉपर्ली, कैन यू प्लीज रिपीट व्हाट डिड यू आस्क। मैंने कहा यूएसबीआरएल मतलब बारामूला जो रेलवे लिंक है, श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। तो पूरा क्वेश्चन मतलब जब बोले तो पूरा फॉर्मल लैंग्वेज जितनी हो सके फॉर्मल रखें। अभी इवन दोस्तों के साथ जब बात करें तो फॉर्मेलिटी ज़्यादा रखें लैंग्वेज में। वो हम्म फॉर्मल लैंग्वेज उनको अच्छी लगती है, और आप फॉर्मल ड्रेस होना चाहिए, आपका फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो इस चीज़ को वो बहुत एक्नॉलेज करते हैं। इनफॉर्मेलिटी ज़्यादा नहीं होनी है वहाँ पे, उनके साथ इनफॉर्मल हो रहे हैं। दे आर एल्डर्स, दे आर एजुकेटेड, दे आर सीनियर्स, दे हम्म नो हेल लॉट ऑफ थिंग्स। तो वहाँ हम्म ब्लफ करने का बिल्कुल स्कोप नहीं मिलेगा आपको। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप ब्लफ करेंगे, वो एक सेकंड में पकड़ लेंगे, और आपको बताएंगे नहीं आपने ब्लफ किया है। बस आपके जब मार्क्स आएंगे तब आपको पता चलेगा आपने हम्म ब्लफ किया है। मेरे अपने एक कलीग के साथ हुआ है, लास्ट ईयर 112 मार्क्स है उसके। उसने हम्म दो तीन चीज़ों पे ब्लफ कर दिया था, झूठ बोल दिया था। और उन्हें हम्म उन्होंने दिखाया भी नहीं। वो कह रहा है कि इसको लगा ही नहीं कि उन्होंने इसके क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया, इसके आंसर को रिजेक्ट कर दिया। 112 मार्क्स है, यानी मुझे लगता है शायद उसके 6 या 7 मार्क्स से ड्रॉप हुआ था वो। हम्म ब्लफ नहीं करना, मतलब उनकी रिस्पेक्ट के साथ, बहुत फॉर्मेलिटी के साथ, वो थोड़ा सा मगर चेहरे पे स्माइल लेके ना, थोड़ा वो मसाला रहना चाहिए आपके आंसर में। तो बहुत ज़्यादा मैकेनिकल, बहुत ज़्यादा किताबी आंसर ना दें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर है। हम्म जैसे मैंने कहा, आप शो देम दैट यू आर मैन ऑफ द सॉइल, एक तो ये दिखा दें। वो थोड़ा वर्बैटम रहे ना, जब वर्बैटम रहते हैं, जब हम डायरेक्टली बात करते हैं, तो उसमें ज़रा क्रिएटिविटी लगती है। उनको लगता है कि ही कैन इनोवेट द आंसर्स राइट देयर। वो चीज़ उनको थोड़ी दिखा दें। हम्म ठीक है, आप में से किसी का कोई स्पेसिफिक मेरी तरफ क्वेश्चन से हो तो आप ब्रॉडली पूछें। तो यही चीज़ें हैं सर। आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछो। हेलो। आकाश, आपकी वॉइस नहीं आ रही है क्लियर। एक मिनट सर। हाँ, एक बार वापस बोलिए। जी सर, मैं हाँ पूछ रहा हाँ था, हाँ जो उमर सर ने बोला कि वो ओपिनियन पहले ही बनाना है फिर बाद में उसको जस्टिफाई करना है। तो सर हम्म उसमें जैसे अभी टेरर इंसिडेंट हुआ है, वो पूछेंगे कि आकाश बताओ अपना ओपिनियन क्या है तुम्हारा इस पे, क्या ये सिर्फ मतलब इंटेलिजेंस फेलियर है या कुछ और है। तो पहले मैं मतलब अपना ओपिनियन कैसे बताऊँ इनको सीधा डायरेक्ट, क्योंकि मैं तो ऐसा ही कुछ ओपिनियन बनाऊंगा कि जो बैलेंस्ड हो पहले ही, उसमें हम्म कोई साइड ना हो शायद। तो जब हम पढ़ते हम्म, तो मतलब मैं इसमें ये बोलूंगा, देखो, आपको इन पे बैलेंस्ड ओपिनियन नहीं देना है, आपको वेल रेड ओपिनियन अपनी देनी है, वेल रेड ओपिनियन। तो आप, जैसे अभी ये क्वेश्चन आ रहा है, अगर आपको पूछा आज के टाइम पे, अगर आज ही क्वेश्चन आ रहा है ये, हालांकि तब तक तो बहुत हमें एविडेंस पता चल गई होगी, तो अभी हमारे पास उतनी ज़्यादा एविडेंस नहीं है। बट आपको पता है, अगर मैं इस पे ओपिनियन बना रहा हूँ, तो पहले मैं ओपिनियन बनाऊंगा कि आई एम प्रो पीपल, आई एम प्रो नेशन, आई एम प्रो पीपल। तो ये मेरी कंक्लूजन है। तो यही मैं जाके वहां पे पहले ही बोलूंगा कि सर जो भी ये टेरर इंसिडेंट हुआ है, ये एक बहुत बड़ा ब्लॉट है हमारे लिए, और ये बहुत इनह्यूमन जो एक्ट है, इसको थोड़ा बहुत ड्रामेटाइज भी करना है साथ में, जो कि हम्म रियल भी है। वो थोड़ा हम्म ड्रामेटाइज भी करना है कि हाँ, ये बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है। अब इसमें हमें हर एंगल को हमें स्टडी करना है। अब इसके बाद जस्टिफिकेशन आएगी, हमें सब एंगल्स को देखना है।
कि इसमें कौन-कौन इन्वॉल्व्ड हैं, इसमें इंटेलिजेंस फेलियर रही है या नहीं रही है। तो स्टडी करना है, ऐसा नहीं है कि हम इंटेलिजेंस को वहाँ पे डिफेंड करेंगे। तो मैं बोलूँगा कि वी हैव टू स्टडी कि इंटेलिजेंस फेलियर क्यों रही है, या उसके बाद अभी फॉलो अप में नौगाम का हुआ। तो नौगाम में हमें ये क्वेश्चन उठाना है कि ये अगर ब्लास्ट हुआ है तो ये ब्लास्ट क्यों हुआ है, और इन्होंने यहाँ मटेरियल लाया क्यों है। ये जो क्वेश्चन है जो पूछने हैं हमें, तो ये क्वेश्चन फिर मैं बाद में बोलूंगा। बट ओपिनियन मेरी क्या रहेगी कि आई एम प्रो पीपल, आई एम प्रो कॉन्स्टिट्यूशन, आई एम प्रो नेशन। और जहाँ नेशन की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो विल नैब एवरी गिल्टी पर्सन, और हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये ओपिनियन पहले ही बना के रखनी है हमें, फिर उसके बाद हम देंगे आर्ग्यूमेंट की ये वजह है, और हमें इस सारी चीज़ों को स्टडी करना है। वहाँ पे जाके ये नहीं बोलेंगे सर मुझे लगता है इंटेलिजेंस फेलियर है। ये तो हमें ओपिनियन तो बिल्कुल नहीं बनानी है। और अगर उन्होंने आपसे पूछा कि डू यू थिंक इट इज़ एन इंटेलिजेंस फेलियर, तब तक अगर आपके इंटरव्यू की डेट तक अगर हमें पता चल गया होगा तो ठीक है, आप वही ओपिनियन बोलेंगे। बट अगर आज पूछें तो आप बोलेंगे सर वी हैव टू स्टडी दिस, वी मस्ट स्टडी दिस कि इंटेलिजेंस फेलियर रहा है या नहीं रहा है, और वहाँ पे इतना ज़्यादा मटेरियल ये कैसे लेके चले गए, क्यों सिक्योरिटी फोर्सेज को पता नहीं चला। तो वहाँ पे आप ऐसे एक क्वेश्चन की फॉर्म में रेज करोगे वहाँ पे। यू विल नॉट आंसर दिस क्वेश्चन, बट यू विल रेज क्वेश्चन अबाउट दिस पर्टिकुलर जो भी इंसिडेंट है। बट मैंने मैंने ये नहीं कहा कि मतलब आप ओपिनियन बनाओ। मैंने ये कहा जब आप बोलते हैं तो पहले ओपिनियन बोलें फिर जस्टिफिकेशन दें। बट जब हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ते पहले हम फैक्ट्स पढ़ते हैं, फैक्ट्स के बाद ओपिनियन बनाते हैं। जब आप ओपिनियन बनाओ, पहले आर्ग्यूमेंट्स पढ़ो फिर ओपिनियन बनाओ। बट जब बोलो वहां पे जाके तो ओपिनियन पहले बोलो फिर जस्टिफिकेशन बाद में दो। ये दोनों डिफरेंट हैं। जैसे कर। ठीक है सर। हम्म। ठीक है। और कोई? आकाश समझ आया आपको? जी सर, मतलब मैं समझा कि जैसे टेरर इंसिडेंट अगर वो मुझसे पूछते तो ऐसे बताना था कि जैसे इट्स अ एक वेरी और चीज़ अनफॉर्चुनेट इवेंट। मैं ऐड करूंगा। जब आप कोई मॉक इंटरव्यू देना, आपको जो वीडियो मिलेगा, जब आपको वीडियो मिलेगा तो आप ज़रूर वीडियो सर को शेयर करना है। यस यस। हम्म। सर आप जो ये संकल्प वाला बता रहे थे, हम्म। तो मैंने इसमें रजिस्टर किया था, तो पता नहीं अभी तक इनका स्टार्ट नहीं हुआ। ये बाद में होता है क्या? मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने तो ऐड कर लिया था मुझे, पता नहीं हम्म। इनका मतलब अभी इनके अभी डेट्स हम्म। निकलेगी ना डेट्स भी पहले इंटरव्यू की, मांगते तब थे कुछ। तब स्टार्ट कर देंगे। अभी पूरा हाँ, इनके ही शेड्यूल आपको निकलेगा बुलाएंगे। उसके बाद। ये तीन तीन आपको तीन के लिए बुलाएंगे, मैंने एक ही दिया था। हम्म। अच्छा। एक और है बस। एक और एचएससी का भी देना, एचएससी भी उनके अच्छे होते हैं क्वेश्चन। हमदर्द का। जी सर, हमदर्द स्टडी सर्कल का एचएससी, उसका भी बहुत अच्छा होता है इंटरव्यू। हम्म। क्योंकि सारी वो नॉन प्रॉफिट क्वेश्चन बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशन है, पूछते हैं। तो वो ये इनके आपको पास डेफ कोई अच्छे से एजेंडा प्रिपेयर नहीं, करा देंगे। इनके आपको पास डेफ कोई के एजेंडा रिलेटेड नहीं आपको है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन ना पूछेंगे। संकल्प के विजन का पास मुझे कोई इतना एजेंडा अच्छा नहीं है। लगा था। विजन तो पूरा वहाँ पे एक बिठा के हाँ रखे थे हाँ। शायद, रेवेन्यू वाले डिपार्टमेंट के रेवेन्यू सेक्रेटरी शायद। हम्म। हेलो सर, हम्म। हेलो सर। यस यस, गौरव पूछिए। जी। हेलो सर। सर और ये वो एक डेफ पे अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। डेफ पे उन्होंने जिस तरह के क्वेश्चन मुझे पूछे थे, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा था। तब मैंने पहला इंटरव्यू उन्हीं का दिया था, और हम्म। मुझे क्वेश्चन उनके अच्छे लगे थे। हम्म। सर, पिछले ट्रांसक्रिप्ट्स में मैंने कई क्वेश्चन ऐसे पढ़े, लाइक इन्होंने कुछ एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट बोली हैं, हैज आवर एजुकेशन सिस्टम हैज बीन फेल्ड। तो सर इन क्वेश्चंस पे बैलेंस ओपिनियन देना है, या फिर इनको पहले सीधा मतलब बोलना है कि ये थोड़ा सा एग्जीक्यूटेड होएगा, या फिर थोड़ा सा मतलब गलत होएगा कि हम बोले कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ही फेल हो गया है। हालांकि एजुकेशन सिस्टम में कोई कमियां उसके बाद जैसे आर्ग्यूमेंट दे देंगे कि एजुकेशन सिस्टम में कोई ना कोई कमियां हैं, जैसे ये लर्निंग आउटकम कम है या वोकेशनल एजुकेशन नहीं है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सिस्टम एज ए होल फेल होना तो सही नहीं होएगा। तो सर इस तरीके की ओपिनियन दे सकते हैं? मतलब आप ओपिनियन क्या बना रहे हो, एजुकेशन सिस्टम फेल नहीं हुआ है या हुआ है? नहीं हुआ सर, क्योंकि एज ए होल हम माने कि वो मैंने इन पे सारा फेल ये हो रखा गया। था, जो इस तरह के अगर क्वेश्चन मुझे आ रहे हैं, एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, जिस पे वो ओपिनियन दें, तो मैं पहले उस ओपिनियन की। हाँ, ऊपर बोलो।
हाँ, इसमें मैं ये कहूँगा, अगर मुझसे ये पूछा ना तो मैं सबसे पहले उनकी टोन देखूंगा। अगर उनका टोन वैसे है कि एजुकेशन सिस्टम हैज़ बीन फेल्ड, तो मैं बोलूँगा यस सर। आवाज़ आ रही है सर मेरी? यस यस, आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा सा लैग है शायद। आपकी आवाज आ रही है मगर क्लियरली। लैग है शायद इसमें। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर मैं इस पे उनका सबसे पहले टोन देखूंगा, टोन के बाद में, हाँ, तो मैं टोन देखूंगा, टोन के बाद में पहले उस उनकी ओपिनियन के साथ पहले एग्री करूंगा। अगर मुझे लगता है कि एग्री करने लायक है, जैसे एजुकेशन सिस्टम का, मैं बोलूंगा यस सर, हम एजुकेशन में अगर देखें, जैसे सर हमें पॉइंट करके ये बताता है कि एजुकेशन के आउटकम्स हमारे बहुत ख़राब हैं और हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में अभी बहुत सारी चीज़ों में बहुत पीछे हैं। बट ये कहना कि वी हैव कंप्लीटली फेल्ड एज ए सिस्टम, तो ये फार फेच्ड आर्ग्यूमेंट है। दिस इज एन एक्सट्रीम आर्ग्यूमेंट विच आई विल नॉट एक्सेप्ट। इसलिए क्योंकि मेरी इसमें मैं थोड़ा अपना पर्सनल ले आऊँगा। मैं अगर अपनी ही जगह पे अगर जगह की बात करूँ, हम्म। वो एक रिमोट एरिया है, वो थोड़ा मार्जिनलाइज्ड एरिया है, और वहाँ पे मैं देख रहा हूँ लोग जो हैं वो बहुत अच्छी-अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, उसी एजुकेशन सिस्टम का वो पार्ट हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, ये सब बन रहे हैं वहाँ से अगर उसी सिस्टम से। जिसका मतलब ये है कि हमारा सिस्टम फेल नहीं हुआ है, हमारे सिस्टम्स में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो आगे मैं इसी में ऐड करके बोलूँगा, बट मैं टोन से डिसाइड करूँगा कि मुझे इसके फेवर में आर्ग्यूमेंट देनी है या इसके अगेंस्ट में आर्ग्यूमेंट देनी है। वो बोलेगा आवर एजुकेशन सिस्टम इज़ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, मैं बोलूँगा यस सर, आई बिलीव आवर एजुकेशन सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड, येट देयर आर सम इश्यूज वेरी गुड। which needs to be tackled, like this, वो ड्रॉप आउट का, गर्ल्स की एजुकेशन का, स्टेम का। दो तीन जनरल में चीज़ें बता दूंगा, स्पेसिफिक चीज़ें नहीं बताऊंगा, जनरल बोलूंगा। बट और अगर मुझे स्कोप मिले तो मैं थोड़ा सा पर्सनलाइज करूंगा उस आंसर को। आई एम प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, तो मैं मेंशन करूंगा अपना कि मैं गवर्नमेंट स्कूल से खुद पढ़ के आया हूँ, और अगर आज मैं यहाँ पे आके इंटरव्यू बोर्ड में बैठा हूँ, तो इसका मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम ने तो कंट्रीब्यूट किया ना, तभी तो मैं यहाँ पहुंचा, वरना मुझे होना चाहिए था किसी एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी करते या किसी और चीज़ में। अगर यहाँ पे मैं पहुंच रहा हूँ, दिस इज द बेस्ट मैनिफेस्टेशन दैट आवर सिस्टम हैज नॉट फेल्ड। इफ आई एम हम्म। हेल्दी, दिस इज इन इटसेल्फ एन आर्ग्यूमेंट दैट आवर हेल्थ केयर सिस्टम हैज नॉट फेल्ड। उसके बाद में ये बोलूंगा और थोड़ा पर्सनलाइज कर लूंगा इसको। बट टोन से मैं देखूंगा पहले मुझे क्या बोलना है। और किसी जगह पे आपको बोलेंगे कि इंडिया हैज कम्प्लीटली फेल्ड इन कंट्रोलिंग द टेरर, अगर ये बोले तो मैं बोलूँगा यस सर, देयर आर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स अक्रॉस द कंट्री एंड अक्रॉस द स्पेस एंड टाइम। तो इसमें थोड़ा सा कुछ मैं शायद किसी इंसिडेंट के एक दो के नाम ले लूँगा, फिर मैं बोलूँगा नहीं सर ऐसा नहीं है। अगर हम इंसिडेंट्स को कंट्रोल करते जा रहे हैं, क्योंकि सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से ये बढ़ेंगे, बट स्टिल अगर हम इतना कंट्रोल कर पा रहे हैं, अगर वो 350 केजी हमने पहले पकड़ा है टीएनटी का, तो इसका मतलब हम फेल नहीं हुए हैं, हमने बहुत कंट्रोल कर लिया है। बट वही जो अ, एक जनरल थे इंडियन आर्मी में, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं है, वो अक्सर कहा करते थे कि टेररिस्ट को एक बार कामयाब होना है अपने एक्ट के लिए, और हमें इंटेलिजेंस वालों को हर बार कामयाब होना है, तभी हम जाके रोक सकते हैं। हम्म। तो मैं ये आगे ऐसी कोई कोड बोलूंगा, नाम लिए बिना उनके में। एक और चीज़ है जो मुझे लगता है मैं बोलनी चाहिए। मैं चाहता था, मेरी पर्सनल ख्वाहिश थी कि मुझे बोर्ड मिले राज शुक्ला सर का, जनरल शुक्ला सर का, क्योंकि शुक्ला सर एक तो एआई पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो मेरा शौक भी था, और दूसरा वो डिफेंस पे बहुत ज़्यादा पूछते हैं, और मैं बॉर्डर एरिया पे हूं, तो हम तो हमारा बहुत क्लोज इंटरफेस रहता है डिफेंस पर्सनल और डिफेंस जो मशीनरी है उसके साथ। तो मैं चाहता था उनका, और उनके मैंने बहुत वीडियोस देखे थे। तो अगर आप चाहो, मुझे ये लगता है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप उनके बहुत वीडियोस देखो। उनके मेजर गौरव आर्य के साथ वीडियोस हैं बहुत सारे। क्वेश्चंस उनके अच्छे नहीं होते हैं गौरव आर्य के, बट इनके आंसर्स बहुत अच्छे होते हैं। आप उनको सीधा यूज कर सकते हो वहाँ पे। कई सारी चीज़ों में पैलेंटियर पे उन्होंने इतनी अच्छी ओपिनियन बताई थी, इवन मुझे उन्होंने कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा था, मैंने सीधा कोड किया था। और मैंने ये सोचा था, अगर मुझे राज शुक्ला सर का बोर्ड मिलता है तो मैं वहाँ पे सीधा जाके बोलूंगा राज शुक्ला सर ने ये कहा है। मैं ये माइंड में बना के गया था, बट अनफॉर्चुनेटली बोर्ड नहीं मिला। मैं वरना उनको मुंह पे बोलता कि सर आपकी ओपिनियन है, मैंने इंटरनेट पे देखा फ्लैटरी के लिए। तो अब उनका शुक्ला सर का देखना, जो सिक्योरिटी है, जो वो एक चीज़ अक्सर बोला कर, वो एक चीज़ बड़ी कोड करते रहते हैं, चाणक्य की ही स्टेटमेंट है, अगर अ, अगर शास्त्र को भूलोगे तो संस्कृति खो दोगे, अगर शस्त्र को भूलोगे तो राष्ट्र खो दोगे। तो संस्कृति, शास्त्र, शस्त्र, ये जो चीज़ है ना, ये बड़ी हैंडी रहती है इंटरव्यू में। आप ऐसी किसी जगह भी चिपका सकते हो। नेशनल सिक्योरिटी भी क्वेश्चन आया तो सीधा बोलो सर, हमें अपना बल भी मजबूत करना है, हमें वो शस्त्र भी चाहिए, शास्त्र अगर चाहिए, हमें नॉलेज चाहिए, उसके साथ साथ शस्त्र भी चाहिए हमें वो
वारियर भी होना है हमें, सो दैट वी प्रोटेक्ट आवर नेशन। और नेशन है तभी आप बाद में जाके कल्चर बचा सकते हैं। देयर इज दिस इंडियननेस, वो इंडियननेस लेके जाना है। यू हैव टू प्रोटेक्ट दैट, यू हैव टू मतलब प्रिजर्व दैट इंडियननेस, एंड यू कैन प्रिजर्व दैट इंडियननेस ओनली थ्रू द नेशन, एंड देयरफॉर नेशंस कम फर्स्ट। ये दिखना चाहिए उनको आपके आंसर में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, और कोई? आई एम सॉरी, मैं सर के सामने ज्यादा बोल रहा हूँ, सर पता नहीं क्या नहीं नहीं बोलेंगे नहीं अभी नहीं मुझे। नहीं 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 नहीं, सॉरी सर। प्लीज। और किसी का कोई क्वेश्चन? हम यहाँ मोनोलॉग करने तो आए नहीं, हम तो कोई जेन्युइन Hello. प्रॉब्लम सॉल्व करने आए हैं सबकी। हाँ हाँ, विशाल, यस Good evening, sir. यस I wanted to ask what were the philosophy-related hobbies which sir mentioned in his hobby section, and how did he decide upon that? फिलोसफी रिलेटेड हॉबीज। Yes, sir. Philosophy, I had been reading philosophy. रीडिंग फिलोसफी बुक्स ऐसा करके मैंने हॉबी लिखी थी, बट आई हैड बीन रीडिंग फिलोसफी बहुत पहले से ही, तो इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी। तो अगर इंटरव्यू के टाइम का बोलूँ, आई प्रिपेयर्ड वेरी लेस फॉर दी फिलोसफी। कुछ कुछ थिंकर्स का मैंने प्रिपेयर किया, बट इन जनरल फिलोसफी एज ए टॉपिक आई प्रिपेयर वेरी लेस बिकॉज इट वाज वेरी नेचुरल फॉर मी। आई डिड नॉट हैव एनी इशू विद फिलोसफी। बट जो ये कंटेम्प्रेरी, जो मुझे लगा, जो सर से मैं डिस्कस करता था कंटेम्प्रेरी, जो सर ने अभी बताया कि दे विल आस्क यू हाउ यू लिव द फिलोसफी ऑफ दैट फिलोसफर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है मैंने तैयार किए थे, जो सर आपको क्वेश्चन मेंशन करेंगे तो इनसे साथ साथ में इनको प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आई डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द फिलोसफी। कॉस्मोलॉजी के लिए मैंने कुछ वीडियोस देखे थे, और मैंने शायद तीसरा, जहाँ तक मुझे ये लिखा, तीसरा मैंने लिखा था कॉलम राइटिंग। कॉलम राइटिंग में मुझे एक ही क्वेश्चन आया था, अगर मैंने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, तो ये 3 हॉबीज मैंने लिखी थी। उन 2 पे मैंने तैयार किया, फिलोसफी वॉज नेचुरल फॉर मी। बट हाँ, वो क्वेश्चन मैंने तैयार किए जो सर ने बताए थे, बट आई डिड नॉट डू एनीथिंग। एंड आई डिड नॉट रीड द फिलोसफी इंटरव्यू के टाइम पे। मुझे लगा जो मैंने पहले ही पढ़ लिया है दैट इज मोर देन एनफ, क्योंकि उसमें फिर ज़्यादा आप कंटेंट पे चले जाते हैं। मोर देन कंटेंट, मैंने कहा ना कि दे आस्क यू ओपिनियन, यू नो अबाउट द फिलोसफर्स इन जनरल, दे आस्क यू अबाउट शंकराचार्य, दे नो व्हाट शंकराचार्य हैज सेड अबाउट life in general. They'll ask you general questions on those philosophers. Okay, sir. Thank you. Okay, और कोई? एक और चीज मैं ऐड करूंगा, तो कोई कुछ क्वेश्चंस आपको पूछेंगे ये जो बैक टू बैक आपको आंसर नहीं पता होंगे, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे, बैक टू बैक यू विल नॉट बी एबल टू आंसर। उन्होंने मुझे पूछा कि मैम ने पूछा हु इज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मुझे तो पहले याद नहीं आया, तो उसके बाद पूछा हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। मैंने कहा मुझे मैप पता नहीं है, बट इफ आई कैन मेक ए गेस, आई थिंक बचेंद्री पाल वाज द फर्स्ट वुमन टू क्लाइम। तो उसने बोला हु वाज द सेकंड। मैम आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। फिर तीसरा क्वेश्चन, हु वाज द सेकंड वुमन फ्रॉम इंडिया, मुझे अगेन नहीं पता। फिर चौथा क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट एम्प्यूटी फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम फ्रॉम द वर्ल्ड टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, अगेन आई हैड नो आइडिया। फिर हु वाज द फर्स्ट एम्प्यूटी फ्रॉम इंडिया टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, तो मुझे उनका याद था नाम, अरुणिमा सिन्हा। उनके बारे में एथिक्स में हम थोड़ा सा मैंने पढ़ा था उसका। फिर उसके बाद 1-2 और क्वेश्चन पूछे सीधे फैक्चुअल, और मैं इन पे बोल रहा हूँ मैम, और मैं सोच रहा हूँ इन पे, अगेन मैं ये नहीं बोल रहा मैम आई डू नॉट नो, थोड़ा सोच रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ मैम आई एम सॉरी आई एम नॉट अवेयर। और वही सबसे ज्यादा खराब तरीके से मुझे देख रही थी पूरे प्रोसेस में। तो वहां फिर डरना नहीं है आपको। इसके बाद उस टाइम पे मैंने अपने मॉक्स में ये चीज देख ली थी, अगर क्वेश्चन आपको 2-3 छूट जाएं, उसके बाद का जो क्वेश्चन आए, तो उसको क्वेश्चन को प्लेन आर्ग्यूमेंट में आंसर नहीं करना, उसमें आपको ये करना है जो आपने मूड लो किया है मेंबर्स का, वो पूरा अपलिफ्ट हो जाना चाहिए। मेरे 4-5 क्वेश्चन ऐसे ही गए। उसके बाद मुझे सीधा क्वेश्चन आ गया कि कार्टर में आपने J&K क्यों भरा है, तो मैंने फैमिली का भरना था, मुझे पता था मैं थोड़ा मसाला चाहिए, इसके बाद थोड़ा मूड लाइट हो जाए, क्योंकि आपका मूड उनको दिख जाएगा, जैसे आप प्रेशराइज हुए वो उनको दिख जाएगा। अब वो आपको थोड़ा सोचें ग्रिल करें या नहीं करें, तो उनको लगने ही नहीं दो, जैसे मौका मिले पिक कर लो अपने इंटरव्यू को। थोड़ा डिप आएगा, बट
स्मार्ट इज द वन हु विल पिक द इंटरव्यू, फिर वहाँ का मूड जो है उसको पिक कर लेगा जल्दी, तो जल्दी से जल्दी रिकवर कर लेना वहाँ के सदमे से, और अगले आंसर में फिर जनरल आंसर नहीं देना है, बी इनोवेटिव, बी इनोवेटिव, अगर कोई ओपिनियन वाला आंसर आ गया हंसा दो उनको। हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो फिर पूरा पूरा जो इंटरव्यू हो फैक्ट बेस्ड चलेगा, फैक्ट फैक्ट फैक्ट। Sir, I have a question, sir, for you. यस। Hello. सर, जैसे इंटरव्यू के अंदर हमको बोला जाता है कि आप एक बार पैनल को अपने डोमेन के अंदर लेके जाइए एंड उनसे अपने इंटरेस्ट की बातें करवाइए, तो हाउ डू वी पेस दिस थिंग? लाइक काफी लोगों ने कहा है कि आप उनको अपने डोमेन में लेके जाइए, अपने इंटरेस्ट पर उनको अट्रैक्ट करिए, तो ऐसा कर पाना रियल इंटरव्यू के अंदर पॉसिबल हो पाता है, या फिर ऐसा हम लोग मैनेज कर पाते हैं, या फिर लोग बोलने के लिए ये वाली चीज बोल देते हैं इसको करने के लिए? ये सवाल आपको किसके लिए, उमर के लिए? सर फॉर बोथ ऑफ यू सर, अगर देखा जाए तो लाइक आइडिया सर मुझे इस चीज का नहीं है सर। सो अकॉर्डिंग टू मी वो तो आपके इंट्रोडक्शन, अगर वो इंट्रोडक्शन आपको मांगते हैं तो आप वहां पे स्टॉप कर देखो सकते इस हो, पे मैंने या भी फिर बहुत कोशिश की थी कि मैं भी अपने डोमेन में लेके आऊं, पर मुझे सर, हाँ सर पहले आप बताएं सर, फिर पहले। हाँ हाँ, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा सा एम्फेसाइज कर सकते हो, बट ये बहुत कम होता है कि वो कई बार इंट्रोडक्शन मांगते ही नहीं है आपका, और डायरेक्टली किसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं। मुझे भी ध्यान है, दोनों बार इंटरव्यू के अंदर किसी न किसी डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किया था, तो मौका नहीं मिला। बट कुछ आंसर्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आप शायद इंटेंशनली कुछ ऐसे फॉर्डर उनको दे दो, पॉइंट ऐसे दे दो, इससे उन चीज़ों पे और काउंटर क्वेश्चन आए, है ना? जैसे कि आपने मैनेजमेंट किया, जैसे मेरा मैनेजमेंट था, तो मुझे था कि मैनेजमेंट पे कुछ इंट्रोडक्शन में बोलूं, या फिर कहीं ना कहीं हाईलाइट करूं अपनी एचआर रिलेटेड चीजें, ताकि वो सवाल पूछे इससे। कई बार ये पॉसिबल होता है, बट डू नॉट मेक इट अ टास्क। हो सकता है पूरा इंटरव्यू चला जाए इस पे एक भी सवाल ना पूछे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा भी नहीं है कि वो पूछ लोगे और आप आंसर कर दोगे तो उससे सिग्निफिकेंट मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। उमर, यस उमर। मेरा भी सर यही ओपिनियन है। मैंने भी ये कोशिश किया था कि मैं अपने डोमेन्स में लेके आऊं, पर मुझे वहां पे दो चीजें लगी। बाद में जब मुझसे मेरे दोस्त पूछ रहे थे तो मैंने उनको इस पे एक दो चीजें बोली थी। मैंने कहा वो डोमेन, जब आप अपने डोमेन पे लाने की कोशिश करते हैं ना, तो यू गिव हिंट। जैसे उन्होंने मुझे पूछा, डू यू थिंक कश्मीरीज आर इंटिमिडेटिंग पहाड़ीज, जिससे पहले ही मैंने उनको हिंट दिया था कि आई एम फ्रॉम बॉर्डर एरिया एंड आई एम पहाड़ी। तो उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा। अब मैंने उनको मेंशन किया कि मैं आई हैड बीन टू द अदर साइड, तो उसके बाद फिर दूसरे बंदे ने पूछा पाकिस्तान के रिलेटेड जनरल क्वेश्चन। तो कुछ कुछ जगहों पे होता है ये, बट ज्यादातर मुझे ये लगा, ज्यादातर हर चीज में वर्क नहीं करेगा कि आप हर जगह पे अपने डोमेन में लेके आओ। तो इसलिए मुझे ये क्लियर था कि मैं किसी भी डोमेन में हूँ, आई हैव टू इम्प्रेस देम। आई डू नॉट केयर वेदर दे आर इन माई डोमेन, दे आर इन देयर डोमेन। तो मुझे इनोवेट करना है वहां पे, मुझे आंसर करना है, और आंसर में थोड़ा इनोवेशन होनी चाहिए। उनको लगना चाहिए कि हाँ ही इज टेकिंग टू द अदर लेवल, मतलब ही कैन। आप ऐसे, मैंने इसको इंटरव्यू में काफी हद तक मैंने ये सोचा था इंटरव्यू के टाइम पे कि मैं इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह देखूंगा। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस ली जाती है तो आप देखना बड़ा स्ट्रेसफुल सा माहौल होता है। अगर वहां पे बंदा स्ट्रेस में आके वहां से फैक्ट शीट निकाल के वो चीजें बता रहा है, तो ही विल नॉट बी कंसिडर्ड अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। बट अगर वहां पे वो थोड़ा इनोवेटिव, वहीं पे इनोवेटिव, वो विट वाले आंसर अगर दे रहा है, इवन मैं इसमें बताऊंगा, मैंने शाहरुख खान के उस टाइम पे बहुत विट वाले वीडियोस देखे थे। शाहरुख खान की विट बड़ी मशहूर है, अक्षय कुमार की विट बड़ी मशहूर है, तो इनके कुछ कुछ मैं विटी वीडियोस देखता था। तो किस तरह से ये आंसर करते हैं विट को यूज करके। तो बस आपको ये करना है कि किसी का भी डोमेन हो, अपने डोमेन में लाने की कोशिश करें। हो सकता है आपके डोमेन में वो आपसे ज्यादा जानते हो, आप फंस जाओगे। अब कोई भी डोमेन हो, आप वहां पे उनको इम्प्रेस करो, विटी आंसर दे दो, विट थोड़ा लेके जाओ, और जब आपके डोमेन में आए तो वहां तो बहुत अच्छे इनोवेटिव आंसर दो। वहां भी किताबी फिर आंसर नहीं दो। जैसे मुझे पूछा कि उनका क्या मसला है, तो मैंने कहा मैं वहां गया हूँ, मैंने अपनी ओपिनियन डाल दी वहां पे। तो कोशिश करो ना, किसी भी डोमेन में जाओ, पर्सनलाइज द आंसर्स, इट विल वर्क फॉर यू।
और थोड़ा थोड़ा अपने डोमेन में लाने के लिए बस वो हिंट छोड़ते हैं। हम आप कुछ चीज़ बताएंगे, आप बोलें सर बिकॉज आई एम दिस देयर फॉर आई थिंक दिस, वाई यू वांट टू बी इन आईएएस, तो आप बोले सर आई, मैंने सोचा था अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछते, मुझे शायद धर्माधिकारी सर ने पूछा था, मैंने कहा, सर आई कम फ्रॉम ए बॉर्डर एरिया जो बहुत ज़्यादा नेग्लेक्टेड है। अब 3-4 मैंने इसके आर्ग्यूमेंट बनाए थे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से करके। तो नंबर 1 यही है कि मैं फलानी जगह से आता हूँ और वहाँ पे लोगों का बहुत क्लोज इंटरफेस होता है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो अगर कोई एजुकेशन में जा रहा है तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन से होके ही जाना है। तो इट इज एट दी, पीपल आर एट दी मर्सी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो हमने एडमिनिस्ट्रेशन का पोटेंशियल देखा है। तो आई एम पर्सनलाइजिंग द आंसर। इसके बाद मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, सावरिन फंक्शन है, ये सारा कुछ जो भी हम अब बोलेंगे। बट स्कोप जहाँ हो ना, आपको अपने डोमेन में जब आप ला रहे हो, अपने डोमेन में लाके फिर रैशनली नहीं आंसर करना, फिर थोड़ा सा पर्सनलाइज करना, वो मस्ट है फिर। और माइंड में ये रखो, कोई भी डोमेन हो, किसी का भी डोमेन हो, कोई भी फील्ड हो, किसी जगह पे भी लेके जाएं, यू हैव टू आंसर एंड यूज योर विट, और आप मार्क्स निकाल के लाओ। वो किताबी नहीं बन के जाना, मैं तो बार बार बोलूंगा ये, हम्म किताबी आंसर नहीं हम्म लेके जाना। वो हम्म पर्सनैलिटी बहुत मैकेनिकल जो पर्सनैलिटीज है ना, दे डू नॉट लाइक मैकेनिकल पर्सनैलिटीज। इवन आई नॉट लाइक ए पर्सन जो आके मुझे किताबी हम्म आंसर बोल रहा है। जो मेरे साथ कन्वर्सेशन कर रहा है और कन्वर्सेशन में विट यूज कर रहा है, और विट के साथ साथ वो बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी है, आई बी मतलब फ्लैटर्ड अबाउट हम्म दैट पर्सन। तो ये चीज लेके जाएं आप। तो इसमें इनका नांगी सर एक हैं, आई थिंक वो मैनेजमेंट मैनेजमेंट बैकग्राउंड के, उनका लेवल अप पे एक इंटरव्यू, एक उनका ये पॉडकास्ट है लेवल अप पे, तो वो देख लेना। उन्होंने भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई हैं इसी रिलेटेड। नांगी सर, मुझे एग्जैक्टली पूरा उनका नाम याद नहीं है। उनका देखना लेवल अप पे, एक फीमेल है, उन्होंने उनका पॉडकास्ट लिया था, तो उन्होंने भी अच्छे पॉइंट बताए उसमें। वन मोर क्वेश्चन सर, एक सवाल और है सर। सर जैसे एक बोर्ड का सर एक कुछ बैकग्राउंड होता है कि सर जैसे वर्मा सर इज फ्रॉम दी फॉरेन सर्विसेज, राज शुक्ला सर इज फ्रॉम दी आर्म्ड फोर्सेस, एंड सुमन शर्मा मैम इज फ्रॉम द रेवेन्यू सर्विसेज। तो फिर उस वाले बैकग्राउंड का एक कुछ आपके पीटी की प्रिपरेशन के अंदर, या फिर हम्म, आप एक बोर्ड के लिए अगर आप कुछ तैयार कर रहे हैं, तो क्या चेंजेस आपने किए थे अपने? हम्म। हेलो। yes Umar, you can answer this question. आपने प्रिपेयर किया होगा रिगार्डिंग। सच बताऊं तो मुझे राज शुक्ला सर के बारे में किसी का नहीं पता था। मैंने किसी को प्रिपेयर नहीं किया। इवन जब मुझे बताया गया, मुझे किसी ने बोला दासा सर का, मैंने दासा सर का एक छोटा सा वीडियो देखा था 2-3 मिनट का, और मुझे लगा ही इज वेरी वेरी पॉलिटिकल पर्सन, ही इज वेरी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी। तो ही इज प्रो करंट गवर्नमेंट एंड ही इज वेरी वेरी पॉलिटिकल। तो मैंने उनका फिर देखा ही नहीं। अब मुझे जब वहां पे किसी ने बोला आपका 10,000 का, शुरू में ये बोला, क्योंकि किसी को पता नहीं होता बोर्ड कौन सा आपका। फिर मेरे एंड पे जाके एक वहां पे एक जो क्लरिकल काम करते हैं वहां पे, उन्होंने आके कहा, मैंने उनसे पूछा कि मेरा कौन सा बोर्ड है, तो उन्होंने कहा वर्मा सर का है। अब मैं सोचने लग गया ये वर्मा सर कौन है, संजय वर्मा सर। मुझे नहीं पता था संजय वर्मा नाम की कोई चीज है। मैं बाहर आने के बाद उनका सर्च किया, संजय वर्मा। मैंने बोर्ड मेंबर्स के बारे में प्रिपेयर नहीं किया था, एक्सेप्ट राज शुक्ला सर। वो भी राज शुक्ला सर की उनके पॉडकास्ट ही देखे थे, कहाँ उनकी पोस्टिंग रही है उनके बारे में आई डिड नॉट प्रिपेयर एनीथिंग। तो मतलब मुझे नहीं पता कितना वर्क करता है कितना नहीं करता है ये प्रिपेयर करना। कर लेना चाहिए, लोग बोलते हैं, सीनियर्स बोलते हैं करना चाहिए, कर लेना चाहिए। हाँ, मैं इस कर चीज पे ध्यान नहीं दिया था। कर लेना चाहिए, बट आप मुझे इससे बस ये था, इन्फ्लुएंस मुझे मत कोई भी होना आंसर बहुत पूछे, ज्यादा। कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, मैं वहां पे मुझे अपनी तरफ से आंसर देना, जो मैं अपनी ओपिनियन लेके जा रहा हूँ वहां पे। और मैं रेलेवेंट ओपिनियन से ज्यादा मैं देखूंगा कि हाँ, ओपिनियन क्या होनी चाहिए, व्हाट इज राइट, जो मेरी पर्सनैलिटी को वहां पे रिफ्लेक्ट कर रही है। शुक्ला सर का मैंने प्रिपेयर किया था, तो मैं शुक्ला सर का सोचा था अगर मुझे कोई डिफेंस का क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं शुक्ला सर पे शुक्ला सर की ओपिनियन बताऊंगा। इसके अलावा आई डिड नॉट प्रिपेयर एनी अदर पर्सन। सर बिकॉज सर आई हैव रेड इन द ट्रांसक्रिप्ट कि सर बहुत सारे लोगों ने ये चीज कही है कि इनका बोर्ड था तो फिर मतलब डेव से कुछ पूछा ही नहीं गया। तो लाइक ऐसे कुछ ना कुछ कमेंट्स मैंने ट्रांसक्रिप्ट के अंदर जब मैंने रीड करे थे। तो सर उसको अगर आप फिर कैसे टैकल करते हैं, अगर इनकेस अगर आप अभी पीटी दे रहे होते हैं, कि अगर किसी के बोर्ड में आपका डेफ ही पूरा डिस्कस नहीं हो रहा है एंड दे जस्ट कीप आस्किंग रैंडम क्वेश्चंस, या फिर कुछ भी करंट अफेयर्स अगर आज की डेट के अंदर अगर ऐसा हो रहा है तो?
मुझे लगता है जो वर्स्ट है ना इंटरव्यू में जो आपके साथ हो सकता है वो है कि आपका पूरा इंटरव्यू फैक्चुअल चीज़ों पे चला जाए। मेरे एक कलीग है 160 आई थिंक उनके मार्क्स हैं, 158 159 मार्क्स उनके। उनका शुक्ला सर का बोर्ड था एंड सरप्राइजिंगली शुक्ला सर ने एक भी क्वेश्चन डिफेंस का नहीं पूछा। शुक्ला सर स्टार्टेड विद उनसे कुछ पूछा, जनरल क्वेश्चन, कुछ अकाउंटिंग के क्वेश्चन पूछा। आई थिंक उनका कॉमर्स बैकग्राउंड था, तो अकाउंटिंग के क्वेश्चन से स्टार्ट किया और आगे जाते जाते पूरा फैक्ट्स में चले गए। तो उनका बाद में मेंबर्स आए, वो मेंबर्स भी आके फैक्ट में पूछ के चले गए। और उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, इज वेरी वेरी वार्म पर्सन। उनका लास्ट अटेम्प्ट था साल लास्ट ईयर। बट आई डोंट नो, जहाँ ओपिनियन में फंस जाओगे तो वहां फंस जाओगे, तो जहाँ सॉरी फैक्ट में फंसोगे तो फंस जाओगे। तो कोशिश करें ना वहां पे जहाँ फैक्ट की तरफ जा रहा है तो कुछ ना कुछ थोड़ा ओपिनियन ले आओ, थोड़ा सब्जेक्टिविटी की तरफ चले जाए। ये फैक्ट्स पे जाने वाला इंटरव्यू, आई डोंट नो एनी पर्सन जिसका फैक्ट पे गया और उसने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। हो सकता हूँ बट मैं नहीं जानता किसी को। बट अगर मुझे आज के टाइम पे अगर मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, मेरे डैप से नहीं पूछ रहे हैं, मुझे इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस ये है कि मुझे कोई चीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा है तो आई हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। आई डू नॉट केयर वेदर द क्वेश्चन इज फ्रॉम द डेफ और नॉट डेफ। बहुत सारे क्वेश्चन है जो मेरे डेफ से हैं भी नहीं। मैं कहाँ से, मैं कश्मीर पाकिस्तान, ये क्वेश्चन जो मुझसे पूछे हैं मेरे डेफ में कहाँ से जुड़े हैं? अब कश्मीर है तो पाकिस्तान नेचुरली तो नहीं हो जाएगा ना, मुझसे पूछने चाहिए। बट ये डेफ के बाहर के भी क्वेश्चन हो, यू हैव टू बी इनोवेटिव। आपको वहाँ पे जैसे हम मेंस में बोलते हैं कि आपको हर क्वेश्चन को उसके मेरिट के हिसाब से डिसाइड करना है, वैसे आपको इंटरव्यू में हर क्वेश्चन उस क्वेश्चन के मेरिट के हिसाब से होता है। इट डज नॉट मैटर वेदर इट कम्स फ्रॉम द डेफ और करंट अफेयर, जहाँ से भी पूछें यू हैव टू आंसर दैट क्वेश्चन। इस चीज़ से बॉदर नहीं करें डेफ से आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, एक चीज़ में फंसने जब फंसे उस चीज़ का ध्यान रखना कि फैक्ट पे नहीं जाना चाहिए इंटरव्यू। फैक्ट पे गया दैट वो बहुत बुरा हो जाता है। और फिर कई बार क्या होता है ना, कुछ कुछ बोर्ड मेंबर्स ऐसे होते हैं जो फैक्ट पे पूछना स्टार्ट कर देते हैं, बट जरूरी नहीं कि पूरे सारे बोर्ड मेंबर्स उसी पे चलें। एक ऐसा जरूर होगा जो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, लंबा चौड़ा क्वेश्चन पूछेगा, शायद एक एक 2-2 मिनट का क्वेश्चन पूछेगा पूरा सिचुएशन बेस्ड। तो उस वक्त बहुत जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन पे जाओ। जो फैक्चुअल गए वो गए, उनको फिर वो ह्यूमिलिटी के साथ आंसर करना है। पता है तो ठीक है, नहीं तो हम वो बात कर लेंगे कैसे किस तरीके से आंसर करना है उसको। बट हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ बोर्ड मेंबर्स आपके स्पेसिफिक में फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछ लें, बट आपका रेस्पॉन्स मैटर करेगा। सर जैसे उमर सर ने एक चीज कही थी कि उन्होंने एक जगह पर अपने गेस्ट की परमिशन मांगी थी, तो इज इट एडवाइजेबल कि हम इंटरव्यू में ये चीज करें कि अगर हम लोग किसी चीज के बारे में श्योर नहीं हो एंड वी आस्क देम कि हम एक गेस करें, या फिर हम लोग उनको एक हाफ आंसर जानते हुए भी हम उनको ये कह दें कि सॉरी सर, मुझे भी रिकॉल मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा हूँ, तो व्हाट वुड बी द बेटर वे? फैक्चुअल क्वेश्चन है तो आपको मना ही कर देना चाहिए। और अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है, आपकी जो भी अभी अभी तक की इंफॉर्मेशन है आपके पास, उसके बेसिस पे आप बता सकते हो और ये बोल सकते हो कि आई एम ओनली अवेयर टू टिल दिस एक्सटेंट। अभी तक जो मैं जितना पढ़ा है, जब तक मेरी नॉलेज है, अभी तक मैं इतनी चीज जानता हूँ, बट आई रीड फर्दर ऑन दिस। इस उम्र कैन आल्सो आंसर दिस क्वेश्चन। Umar, do you have anything to say on this? मुझे मुझे लगता है सर, अगर आपसे पूछ रहे हैं किसी जगह पे, हाँ, यू टेक दैट अपॉर्चुनिटी कि सर इफ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी, इफ यू गिव मी अपॉर्चुनिटी आई गेस, आई मेक ए गेस, इफ यू अलाउ मी आई कैन मेक ए गेस। थोड़ा पोलाइटली फॉर्मेलिटी के साथ पूछ लें। अगर अलाउ करें तो आप जब आंसर करें तो असर्टिवली आंसर नहीं करना। जैसे मुझे उन्होंने पूछा फर्स्ट वुमेन का, तो मैंने आगे ऐसे कहा बचेंद्री पाल। तो सर तो जब जैसे मैंने आपने कहा बचेंद्री कि पाल का पूछा तो मतलब उस मेरे टोन में ही एक क्वेश्चन था कि इज इट बचेंद्री पाल, तो उस तरह से किया था। इवन 3-4 क्वेश्चन से मैंने गेस किया, एक क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा जो लास्ट मेंबर्स उन्होंने भी कोई क्वेश्चन पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, तो उसमें मैंने कहा था कि इफ यू अलाउ मी आई मेक ए गेस, तो उस पर भी मैंने गेस किया था। तो गेस मैंने 3-4 क्वेश्चन में जहाँ तक मुझे याद है किए थे मैंने। अब पता नहीं बुरा होता है, ये नेगेटिव ले लेते हैं या नहीं लेते नेगेटिवली, बट मैंने यूज किया है ये। विद परमिशन ले तो सकते हो सर बिल्कुल।
तो सर फ्रॉम द बॉडी लैंग्वेज सर हम लोग कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा गेस सही है या नहीं है, या फिर ऐसा कुछ वो नोट करते हैं या फिर कुछ हिंट देते हैं इस चीज का? नहीं नहीं, उनकी बॉडी लैंग्वेज में मत जाना, उनकी बॉडी लैंग्वेज को रीड करने की कोशिश मत करना, बिल्कुल भी इस डोमेन में मत जाना, आप सिर्फ अपना काम करना। नो लाइक सर कि जैसे हम लोगों ने एक गेस करा एंड देन वी आर नॉट श्योर कि मैंने जो चीज बोली है वो सही है या नहीं है, बिकॉज इट्स अ गेस। तो देन इफ आई हैव टू हम्म कंटिन्यू द आंसर, तो हम्म मैं फिर वेट करूं कि उनका कि मतलब कि मेरा गेस हाँ सही है, या हाँ, फिर मैं? आप जिस जिस एक्सटेंट तक आपको पता है विद ड्यू परमिशन आपने बता दिया, अब वेट करो कि वो कुछ काउंटर क्वेश्चन पूछते हैं कि नहीं हाँ, पूछते। ये और तो बहुत, ये इस ओपिनियन को लिख लो आप, ये सर ने जो बताया इसको लिख के रखो, ये आपके। तो उनका वेट करना है ना हमको, कि वो यस सर। हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, या फिर कई बार होता है कि हो सकता है आपका आंसर गलत है, बट स्टिल उन्होंने किसी और मेंबर को पास ऑन कर दिया, शायद उनको इतना लग रहा हो कि भाई मैं हमने भी गलत ही क्वेश्चन पूछ लिया है, फिर क्या है इस पे काउंटर क्वेश्चन करें, तो उन्होंने उसको लेट गो कर दिया। मेरे में एंड सर सर बहुत वन ज्यादा लैग आ रहा है, आपके कन्वर्सेशन बहुत आगे चली गई होती है, मैं बहुत पीछे होता हूँ अभी। उम्र का हो श्रीनगर में हो गया। ठीक है ठीक है, और कोई एंड सर सवाल वन आपका? लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ हाँ, सर जैसे पूछिए। अगर हम इंटरव्यू के अंदर हैं एंड हमको वैसे आइडिया तो नहीं पड़ेगा कि हमारा स्कोर या फिर हमारा इंटरव्यू कैसा गया जी है, सर, हाँ, बट कुछ कश्मीर में हूँ मैं अभी। सबटल हिंट्स या फिर कुछ हमको कुछ आइडिया लगता हो सर कि ने जो जैसे कि बात यार बताई ना, इंटरव्यू। इसको इसको लिख लो आप, कि उनकी बॉडी लैंग्वेज पे बिल्कुल भी नहीं जाना। आप गलत क्वेश्चन दे रहे होंगे, वो अब ऐसे आपको दिखाएंगे कि आपने तो बहुत अच्छा आंसर दिया, और वहीं आप फंस जाओगे फिर आप, क्योंकि जब हमें लगता है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज से कि उनको हमारा आंसर सही लगा, जितना उनको ये लगता है कि जितना उनको लगता है कि आपका आंसर उनके लिए, आपका आंसर सही है, तो उसमें और फंसा लेते हैं। हम्म हाँ, अब वापस बोलो क्वेश्चन, क्या बोल रहे थे? सर जैसे कि सर वैसे हमको क्या चीज ध्यान पड़ेगी कि सर अपने कि सर हमारा इंटरव्यू है वो राइट ट्रैक पर जा रहा है, या फिर हम लोग लाइक कुछ एनालाइज कर सकते हैं कि हमारा इंटरव्यू लगभग अच्छा हुआ है या फिर थोड़ा एवरेज हुआ है या फिर खराब हुआ है, लाइक ऐसा हमको कुछ ध्यान पड़ता है रियल पीटी के बाद के अंदर, या फिर इट्स जस्ट स्पेकुलेशन कि कितने भी नंबर आ सकते हैं देखा जाए तो? अगर अगर इंटरव्यू बोर्ड है ना थोड़ा इंटरेस्ट शो कर रहा है आपके अंदर, वो चाहते हैं आपसे थोड़ी सी बात और करना, या फिर आपके बारे में जानना, या थोड़े से काउंटर क्वेश्चन करना आपसे, इसका मतलब ये है कि वो आपको और सुनना चाह रहे हैं, और आपको और समझना चाह रहे हैं, और वो इस पे शायद आपको मार्क्स देंगे। बट एनीवेज, आपको इस चीज पे नहीं नहीं सोचना चाहिए, आपको सिर्फ अपने प्रिपरेशन पे सोचना चाहिए। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड सर। यस, ओके। इसमें मैं ऐड करूंगा, जो सर ने कहा, श्योर हमें नहीं पता श्योर चलता, श्योर। मतलब हमें मैक्सिमम चीज़ों का नहीं पता चलता हमारा इंटरव्यू किस लाइन पे गया है किस में नहीं। बट हाँ, एक चीज़ अगर आपको पता ना कि आपने अपनी पर्सनैलिटी को कोई मेजर फ्लॉ वहाँ पे दिखाया नहीं, तो योर इंटरव्यू हैज़ बीन ऑन द राइट ट्रैक। मेरे बोर्ड में जब मैं बता रहा था कि 20 मिनट के आसपास का एवरेज था, 22 से 25 के बीच का एवरेज था, और मेरा इंटरव्यू, मैंने क्योंकि काउंट नहीं किया था, मेरे फ्रेंड मेरे साथ जो गया था उसने काउंट किया था, 37 मिनट मेरा इंटरव्यू चला था। और मुझे लगा कि मेरा इंटरव्यू ज़्यादा पर्सनैलिटी पे ही गया है, वो मुझे देख रहे हैं जिस तरह से घूर रहे थे वो दे वर सीइंग मोर देन माई आंसर्स, दे वर लुकिंग एट माई पर्सनैलिटी, कि मैं किस तरह बैठा हूँ, किस तरह से बात कर रहा हूँ, उनको रिस्पेक्ट दिखा रहा हूँ, अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, असर्टिव हूँ नहीं हूँ, वैसे वो जो हिडन लैंग्वेज है उसको ज़्यादा देखते हैं वो। अगर आपके उनमें फ्लॉज नहीं है, इवन मैं, मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन रही है, मैंने उन लोगों के कम मार्क्स देखे हैं जिनके पर्सनैलिटी के फ्लॉज थे, वो जिनकी पर्सनैलिटी के फ्लॉज नहीं रहे डिस्पाइट लेस नॉलेज, तो उन्होंने ज़्यादा मार्क्स लाए। तो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी मोर देन यू वर्क ऑन योर नॉलेज, मुझे लगता है ये ज़्यादा वर्क करेगा आपके लिए। सर देन व्हाट इज द एवरेज स्कोर लाइक, अगर देखा जाए कि सर एक अपने पीटी के अंदर लाइक एक लो एंड का स्कोर, एक मीडियम एंड का स्कोर, या फिर एक हाई एंड का स्कोर? लो तो 110 तक जाता है,
और हाई तो आपको पता है उम्र की भी है 209 और 216 तक भी जाते हैं। और ऑन एन एवरेज वो लोग 150 तक तो दे ही देते हैं किसी भी कैंडिडेट को जो अपनी बात को रख पा रहे हैं वहाँ पे, ऑल्दो ही इज नॉट वेरी वेल अवेयर अबाउट हिमसेल्फ, उन्होंने चीज़ों को अच्छे से नहीं सोचा, तो ऐसे कैंडिडेट को 140 को 50 देते हैं, ताकि अब वो उसका सलीके सीधे मेंस पे ही डिपेंड करता है। मेंस में बहुत अच्छा किया होगा तो करो, बाकी हमारी तरफ से हमारा कोई इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है आपको लेने का, ना ही तो हम आपको डिस्कार्ड कर रहे हैं ना ही हमको इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा कर देते हैं फिर उनके साथ। इसमें एक एक चीज करना ना, आप इंटरव्यू बोर्ड, कोई भी बोर्ड है ना, उसको क्वेश्चन नहीं करना। कभी कभी हम कहते हैं वो बोर्ड कम देता है, ये बोर्ड ज्यादा देता है। संजय वर्मा सर का हाँ। एवरेज अच्छा है, संजय वर्मा सर का 170 समथिंग एवरेज है, बट उनके मार्क्स बहुत कम है 190 से ऊपर। वो 190 देना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उनके हम्म यही होता है 175 से 185 के बीच में, इसमें हम्म सारे होते हैं। वो पीक नहीं होती उनकी, पीक होती है शुक्ला सर की, दिनेश दासा सर की। इनकी पीक नहीं है, हम्म मतलब जो लोगों के डेटा के, जो डेटा आपको दिखाएंगे। डू नॉट फॉल हम्म इन टू दिस ट्रैप। मुझे लगता है ये जब परसेप्शन बना के जाते हैं ना, तो वहाँ पे हमें एंजाइटी हो जाती है मुझे, क्योंकि दिनेश दासा सर का बोस ने बोला था कि वो मार्क्स कम देते हैं, रेंज होता है और वो पॉलिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। मुझे बिल्कुल। बहुत पैनिक हो गया था। पैनिक मतलब एक तरह से एंजाइटी हो गई थी। मुझे लगता है ये नहीं लेके हम्म चलना चाहिए, मतलब आप अपनी तरफ से प्रिपेयर करके जाओ, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बोर्ड, आप अपने पे काम करें। हम्म आप अपनी पर्सनैलिटी के इशू नहीं दिखाएं। एक लड़के का, मेरे हमारे सीनियर्स में से, उसके आए थे 94 या 95 मार्क्स, और तब से उसका पीटी नहीं हुआ। उसने शायद मुझे लगता है सेकंड अटेम्प्ट में दिया था, फिर 4 अटेम्प्ट और दिए, चारों में उसका पीटी नहीं हुआ। उस लड़के में मैंने देखा उसको इंटरव्यू में बहुत कम मार्क्स हैं, तो उसमें बहुत ऑब्जर्व करता था, और जो जिनके अच्छे मार्क्स उनको भी मैंने ऑब्जर्व किया। इस लड़के में मैंने पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा देखा था। ये नॉलेज शेयर कन्वर्सेशन पे होता है, जब हम टेबल पे डिस्कस होते हैं। इसको मैंने देखा, ये फोर्सफुली पुश फॉरवर्ड। नॉलेज उसकी बहुत अच्छी है, नॉलेज में मतलब आई विल नॉट से कि ऐसे ज्यादा लोग हैं, बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास इतनी नॉलेज है। वो जो उस नॉलेज में उसकी असर्शन है ना, मुझे लगता है शायद वो उसका बहुत बड़ा पर्सनैलिटी फ्लॉ रहा होगा इसका इंटरव्यू का। तो इन इन पर्सनैलिटी वाले ट्रिक्स पे ज्यादा काम करें, बोर्ड जो भी हो। हम्म डू नॉट केयर अबाउट द बोर्ड, यू वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। अभी जो टाइम मिल रहा है ना, 1 से 2 घंटा, जो मुझे सर भी बताते थे कि सुबह या शाम में थोड़ा सा हम्म मेडिटेट करो, या सुबह शाम बैठ के थोड़ा कंटेम्पलेट करो, वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। आप बस अपनी पर्सनैलिटी पे काम रखो, बाकी ऊपर वाले ने जितना आपके लिए रखा हम्म होगा, आपका मार्क्स कटे हैं, दैट इज ए बिग 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 इशू। क्योंकि आप तो ज़्यादा अपने आप को हम्म नॉलेज के बेस पे जज करोगे ना, कि आपने अच्छे आंसर किए थे, बट आंसर किस तरह से किए थे, हम्म किस टोन में किए थे, ये ज़्यादा मैटर करेगा आपके इंटरव्यू में। आपको कोई कुछ भी बोले, दिस विल मैटर मोर अकॉर्डिंग टू। आपको बस बार बार वही ट्रेड सिखाने की कोशिश करनी है कि मैं, आप बहुत डिलीजेंट हो, आपके लिए पूरी इंटरव्यू प्रोसेस बहुत मैटर करती है, इसलिए आप एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में सुन रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, और ह्यूमिलिटी के साथ धीरे धीरे उनको आंसर कर रहे हो, और जितना पूछा है उतना आंसर कर रहे हो। यू आर अ नो नॉनसेंस पर्सन। आप किसी को वहां पे इम्प्रेस करने भी नहीं आए, एट द सेम टाइम आप अपनी कुछ, आपको अपने आप को भी असर्ट करने नहीं आए। आप एक कॉन्वर्जेशन करने आए हो, और आप उस प्रोसेस को लेके बहुत सीरियस हो, बस ये बार बार दिखाना है, विद ग्रेट अमाउंट ऑफ ह्यूमिलिटी। पक्का आपके बेहतर एंड पे ही मार्क्स आएंगे। और बाकी हम और इस जो बोर्ड, कॉन्वर्जेशन, ऐसी ज़्यादातर जो बोर्ड कॉन्वर्जेशन की भी बात करते हैं और ना, करते उसमें मुझे रहेंगे। लगता है एक बहुत बड़ा फ्लॉ, हाँ। उस आर्ग्यूमेंट में बहुत बड़ा फ्लॉ भी होता है। हम्म जैसे जैसे कुछ लोग बोलते हैं 10,000 का मार्क्स देते हैं, बट 10,000 एक इंसान है ना। 10,000 के बोर्ड में तो 5 और मेंबर भी हैं, तो वो मेंबर बहुत हम्म मैनेज कर लेते हैं। तो आपको अगर कम हम्म मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब 6 के 6 लोग हैं ना, या 5 लोग हैं, कि आपको कम मार्क्स देने चाहिए। वहाँ हम्म बोर्ड मैटर नहीं कर सकते। जो 10,000 के बोर्ड में जो मेंबर्स हैं, वो अभी संजय सर के बोर्ड में, तो ताकि बोर्ड का इम्पैक्ट बढ़ता है, हो सकता है पड़ता हो, पर मैं जितना मैं समझा हूँ, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड को उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि बोर्ड में 5 लोग और भी, 4 लोग और भी हैं, जो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, उनकी एक्सट्रीम ओपिनियन को, ये थोड़ा सा वो बैलेंस करेंगे। तो आपके हाथ में अपने आप पे काम करना है, नॉट वो ऑफ द न्यूट्रलाइज बोर्ड। करेंगे, फिर आप भी एक यूनिक, आप भी एक अलग पर्सन हो। आप अपने आप को किसी ब्रैकेट में क्यों पुट कर रहे हो? आप एक अलग इंसान हो, आपसे वो अलग तरीके से डील करेंगे। क्योंकि ये बातें बहुत ज्यादा होगी, जैसे आप इंटरव्यू में आगे जाओगे ना, आप बाहर बैठोगे किसी मॉक इंटरव्यू में, तो लोग डिस्कस करेंगे चीजें, तो अपने कभी भी इन चीजों को सीरियसली नहीं लेना।
आप जान जाओ किसी का बैकग्राउंड क्या है, आपने उसको सुन लिया, जो उसकी बातें अच्छी लगी उसको आपने ले ली, किसी को इम्प्रेस करने की जरूरत ही नहीं है हमको। हमको तो एक बात को सुननी है और बात करनी है, यहाँ पे इतना रखना है। चलो आज का हम ये सेशन एंड करते हैं, बट ये सेशन हम करते रहेंगे बार बार। उमर आप, आई गेस उमर काफी समय देंगे इस बार हमको बीच बीच में आके, और हम ग्रुप इंटरव्यूज करने की बिल्कुल कोशिश सर, आप करेंगे। कभी भी बोले, हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हाँ, तो ये उमर की ह्यूमिलिटी है जो उनको बहुत पसंद आई। और तो हम अब से जैसे ही आपका शेड्यूल आ जाएगा तो हम कोशिश करेंगे आपको एक ग्रुप इंटरव्यू शेड्यूल करने की और 1-to-1 करने की। मेजरली यही करना है हमको कि हमको अपनी नॉलेज जो भी है उसको कंडेंस करना है अभी तक को लेके, है ना। और उसके बाद जैसे जैसे आप बातें आएंगी और हम उसके बाद बातें करते जाएंगे, समझते जाएंगे। कोई फाइनल चीज उमर आप बोलना चाहते हो अभी इस सेशन को एंड करने से पहले, और शुड वी एंड दिस? विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। आप यहाँ पे इस ग्रुप पे क्वेश्चंस अपने लिख सकते हो, जो भी आपके क्वेश्चन है। आपको कोई पर्सनल क्वेश्चन है वो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हो पर्सनली। नहीं, मेरी तरफ से बस इतना ही था। बस मैं यही बोलूँगा, अपने डैफ बहुत अच्छे से काम करें, डैफ भी बहुत अच्छे से काम करें, ओपिनियंस बनाए अच्छे से, रेडिकल नहीं हो ज़्यादा, वो थोड़ा वाइब्रेंट रखें। जितनी आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझ सकते हैं ना, अभी आप खुद पे ज़्यादा काम करना है, क्योंकि कई सारी चीज़ों में हमारी ओपिनियन ऑलरेडी बनी हुई होती है, और वो बहुत बहुत बिगटेड ओपिनियन होती है। हमारा हम पे सोसाइटी का इम्पैक्ट होता है, अपनी नॉलेज का होता है, एरोगेंस भी होती है थोड़ी सी एज में। तो थोड़ा वो बिगड़नेस को छोड़ने के लिए ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लो। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मुझे है कि आई वुड सजेस्ट कि आप डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को लाओ। फीमेल्स होनी चाहिए, अगर फीमेल्स है वहाँ पे तो आपको एक थोड़ा फेमिनिन पर्सपेक्टिव भी पता चलेगा, तो वो थोड़ा ह्यूमन होता है। फेमिनिन पर्सपेक्टिव में थोड़ा इमोशन ज़्यादा होते हैं, तो इमोशन वाले एस्पेक्ट को भी थोड़ा डिस्कस करो। और जब आप जा रहे हो कहीं आ रहे हो, तो माइंड में ये कॉन्शियस कॉन्शियस रहो कि इस चीज़ पे आपकी क्या ओपिनियन होनी चाहिए, या आप सोसाइटी को देखने का एक थोड़ा नज़रिया ब्रॉड रखो। मैं इसमें थोड़ा मैकेनिकल होता है, किताबी होता है, भी थोड़ा जितना हो सके ना ब्रॉड रहें, और बहुत ज़्यादा एकोमोडेटिव बने। जितना आप एकोमोडेट करेंगे ना, और जितना आप सेलिब्रेट करेंगे अपनी आइडेंटिटी को, इतना आपको ज़्यादा रिवार्ड होगा। और कंटेम्पलेट करते रहें। और आपके जब आ जाएगा आपका डैफ हो जाए ना, डैफ के क्वेश्चन सर से डिस्कस कर लिए करें, मुझे बोलेंगे तो मुझसे डिस्कस कर लिए करें, तो आगे आगे और करेंगे। बट अभी फिलहाल अपने आप पे ज़्यादा काम करें। और ये पब्लिक जो यहाँ ओपिनियन चलती है ना मार्केट में, जो ओपिनियंस, इन ओपिनियंस में नहीं पढ़ना ज़्यादा। यू वर्क ऑन योर सेल्फ। मैंने बहुत सारी चीज़ें, मुझे एक कलीग पूछ रहा था, उसके भी ठीक ही मार्क्स है, उसके 170 के आस 75-76 मार्क्स थे। उसने मुझे पूछा था, मतलब तुम्हें क्या लगता है वन थिंग जो तुम्हारे लिए वर्क की है, किसकी अच्छी बात बात तुम्हारे लिए वर्क की है। मैंने कहा जो मैंने मार्केट में देखा था, मैंने 100 चीज़ें लिखी हैं, 100 में से 98 में छोड़ के चला गया था। जो मेरे लिए वर्क किया, मैंने उससे जो उनसे डिस्कस की ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें पढ़ी की, संकल्प की। तो जो पर्सनल जो बातें हुई होती हैं, पे काम आएंगे, देन वो वीडियो पे आपको दिखाएंगे, वो डिस्टॉर्ट करते हैं माइंड को। सबसे बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों पे डैफ में क्यों नहीं चाहिए आपकी हॉबी की, तो ये सर से डिस्कस करें, बस इनको डिस्कस करके ही फिल करना। मेरी तरफ से इतना ही है सर। ठीक है, थैंक यू उमर, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू। हम फिर मिलते हैं, अभी के लिए गुड नाइट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।